शानदार तेजी का माहौल पूरे दिन आज बाजारों में और दिन की ऊंचाइयों के करीब ट्रेड करते हुए बाजार आखिरी 1.5 घंटे में यह मजबूती और बढ़ेगी या फिर आएगी मुनाफा वसूली और क्या करें कल की तैयारी रहेगा फोकस इसी पर। स्वागत है आप सबका फाइनल ट्रेड में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। एक्शन में है भरपूर बाजार सर और बढ़िया मूव आती हुई दिख रही है। बताएं आने वाले 1.5 घंटे के लिए बड़ी बातें क्या दिख रही है? बड़ी बातें यही है दीप की आज बाजार ने दमदार शुरुआत की है हफ्ते की और धीमे धीमे करके अच्छी मजबूती बनाकर ट्रेडिंग रेंज के ऊपरी सिरे की तरफ पहुंचते हुए दिखे। 16,813 ये था वो हाई जहां से हमने करेक्शन देकर नीचे में 15,700-800 की रेंज में जहां तक पहुंचे थे, 15,671 प्रिसाइजली। तो 16,813 से 16,800 के आसपास, 813 के आसपास वहां पहुंच चुके हैं। तो एक राउंड पूरा किया है, बेहद इंटरेस्टिंग लेवल पर पहुंच चुके हैं बाजार। 35,200 के ऊपर बैंक निफ्टी है, यहाँ अभी भी अपसाइड की गुंजाइश है। यहाँ पर वो लेवल्स नहीं आए जो पहले के थे, लेकिन बैंक्स, एनबीएफसी, फाइनेंस कंपनियां, ऑटो शेयर ये बड़ी तेजी में है और रियल एस्टेट, ऑयल एंड गैस, मेटल शेयर में थोड़ी बिकवाली है। फार्मा शेयर हल्के फुल्के दबाव में। मजबूती हमारे यहाँ है, वो कुछ हद तक अमेरिका से भी आती दिख रही। शुक्रवार को भले ही अमेरिकी बाजार दिन के निचले स्तरों पर हुए हों बंद, लेकिन अब इस वक्त जबरदस्त मजबूती के साथ 250 पॉइंट ऊपर है। धीरे धीरे डाउ फ्यूचर्स अपनी मजबूती बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। यूरोप में 2-2% तक का उछाल होता हुआ दिख रहा है। तो एशिया में भले आज खासतौर से हांगकांग जैसे बाजारों में कमजोरी रही हो, वो उनके अपने कारणों की वजह से, उनके आईटी शेयरों की वजह से 5% हांगकांग गया है, लेकिन बाकी सब जगह इवन शंघाई ये 2-2.5% नीचे बंद हुआ है। लेकिन बाकी अंतर्राष्ट्रीय बाजार जो कि को रिलेटेड है एक दूसरे से, हांगकांग और चाइना को मान ले अलग थलग पड़े हुए हैं, बाकी सब एक दूसरे से साथ रिलेटेड है, वो सब मजबूत है। और आप देखिए यूरोप में भी अच्छी तेजी है, डाउ फ्यूचर्स भी मजबूत है। दीप बिल्कुल, तो बढ़िया एक्शन बाजार में बना हुआ है और आइए इसी एक्शन को समझते भी हैं सर। आज इंटरेस्टिंग बात यह है कि 2 दिनों से जो मार्केट का एक्शन था उसमें स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर था। आज भी स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भरपूर है, पर आज इंडेक्स पर ज्यादा लीडरशिप दिख रही है और आईटी बैंक्स दोनों पार्टिसिपेट करते हैं। करेक्ट। एचडीएफसी बैंक बड़े दिनों बाद, साल भर बाद एचडीएफसी बैंक के लिए वो बहुत अच्छी खबर आई जिसका इंतजार था। डिजिटल एक्सपेंशन पर जो रोक लगी हुई थी, क्रेडिट कार्ड नए इशू करने पर जो रोक लगी थी, वो हटते ही आप देखिए एचडीएफसी बैंक 3% भाग गया। और एचडीएफसी सबसे बड़ी बात है कि अच्छा स्टॉक है, अच्छी कंपनी है, अकेला नहीं भागता। साथ में आईसीआईसीआई बैंक को लिया, एसबीआई को लिया, एक्सिस को लिया, कोटक को लिया, मतलब सब मिलके दौड़ेंगे। तो एक वो अच्छी चीज है। और उसकी एक वजह और भी है दीप कि थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस बैंक निफ्टी की रही है। पिछले 4-5 दिनों में लगातार जो तेजी हुई है उसमें निफ्टी तो मजे ले रहा है, बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ा रुक कर कम कॉन्फिडेंस वाली तेजी बनी है। सो इसलिए बैंक निफ्टी का कॉन्फिडेंस लौटाने के लिए जिस ट्रिगर की जरूरत थी वो एचडीएफसी बैंक ने आपको दे दिया, पहली चीज। दूसरी चीज ये कि अगर आप एक चीज नोटिस करें, इतने दिनों से एफआईज लगातार बेच रहे थे, करेक्ट, और हमारे फंड अपने हिसाब से खरीदारी कर रहे थे, लेकिन मार्केट चल नहीं पा रहे थे। जैसे ही एफआईज ने बिकवाली कम की है, देखिए शुक्रवार को 2,000 करोड़ का आंकड़ा आया, ठीक है, आज उम्मीद करें कि खरीदारी का आ जाए या बहुत छोटा है। तो जो बिकवाली का प्रेशर रुका है वो कहाँ रुका है? वो लार्ज कैप्स में। एफआईज की होल्डिंग ज्यादा लार्ज कैप्स में, और जैसे ही लार्ज कैप्स में बिकवाली का प्रेशर थोड़ा कम हुआ है तो आज लार्ज कैप्स के आउट परफॉर्म करने की, थोड़ा बेहतर होने की वजह ये भी है। या अब दुखी होने के लिए आप में दुखी हो सके, ये क्या है, खाली इंडेक्स बढ़ रहा है, निफ्टी बढ़ रहा है, मिड कैप तो नीचे है। परेशान होने के लिए अपने पास कोई दूसरे को जाकर ढूंढने की जरूरत नहीं, हमारे पास अपने खुद बहुत सारे कारण मिल जाएंगे। लेकिन ये समझना जरूरी कि ये ट्रेड सेटअप क्यों है। तो ये सेटअप इस वजह से है कि एफआईज की जो प्रेशर कम हुई है वो प्रेशर लार्ज कैप्स में कम हुई है, उनके पास होल्डिंग वहां ज्यादा है। तो अगर उन्होंने हाथ रोका है, और इसके दम पर मैं कह सकता हूं आज का डेटा पिछले 7-8-10 दिन का, 2 हफ्तों का सबसे बढ़िया होना चाहिए। ये स्क्रीन और जो स्टॉक्स का मूवमेंट है वो बता रहे हैं। तो हो सकता है एफआई, अच्छा दूसरी बात ये कि अभी से सब करने के बावजूद एफआईज की कोई लॉन्ग पोजीशन ज्यादा नहीं है, 42-43% लॉन्ग पे बैठे हैं इंडेक्स में। तो इंडेक्स में कोई बहुत इतने लॉन्ग नहीं है कि जिसमें आपको डर लगे 60% के ऊपर है। तो मेरे ख्याल से कंफर्टेबल मार्केट है, थोड़ा डर कम हो रहा है। बिल्कुल ऐसा नहीं कि दुनिया में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन जो जिन चीजों से हमें डर लगता था, या तो हम उसके आदी हो गए, हैबिचुअल हो गए कि ठीक है ये लड़ रहे हैं। तो अब जब तक नया कोई खास खराब ट्रिगर ना आए, हम और खराब होंगे नहीं। कोई अच्छा ट्रिगर आ गया थोड़ा और बढ़ जाएंगे, और जब तक ये दोनों नहीं होता है तब तक हम कच्चे तेल को देखकर डिसाइड करेंगे। और कच्चा तेल आज आपको सपोर्ट करता हुआ दिखा है तेजी के लिए, और लगातार 2 दिन से हम यही बात कर रहे हैं कि अगर कच्चा तेल नहीं बढ़ता है तो बाजार मजबूत हो सकते हैं, ऊपर रह सकते हैं। तो अच्छी बात है
ट्रेडिंग रेंज के हायर एंड पर आए, बाकी थोड़ी देर में डेटा के बाद। बिल्कुल, थोड़ा अब कंजेशन जोन में है बाजार, तो जानेंगे एनएलजी से डेटा क्या कह रहा है और स्ट्रैटेजी क्या बनानी है। पर आइए फिर जान लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स और साथ ही खबरों वाले शेयर्स भी। आशीष और कुशल दोनों हैं तैयार। आशीष, गुड आफ्टरनून, करते हैं आपसे शुरुआत, बताएं कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिगर्स। गुड आफ्टरनून दीपांशु। सबसे पहले देखिए कि आज शाम को जो है सीपीआई के आंकड़े आएंगे। इसके अलावा मंगलवार यानी कल तो वोकाज का जो राइट इशू है वो खुलता हुआ नजर आएगा। यहाँ पर 10 शेयर पर जो है 3 राइट शेयर्स आपको मिलते हुए नजर आएंगे। 225 रुपए जो है इसका भाव है। इसके अलावा 2 कंपनीज है जो एक्स डिविडेंड होंगी। एक तो एक्स डेट है इनकी ब्राइटकॉम ग्रुप की जो है बोनस इशू का, और राजरत्न ग्लोबल वायर यहाँ पर स्टॉक स्प्लिट है। अब फेस वैल्यू जो है 10 से बदलकर 2 रुपए हो जाएगी। इसके अलावा इंडिया एक्सपोर्ट और इंपोर्ट के जो है डेटा आएंगे, और यूएस में जो है ब्याज दरों पर फेड की जो है 2 दिवसीय बैठक शुरू होगी, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों पर भी जो है इसका असर देखने को मिलेगा। बुधवार यानी मार्च 16 यहाँ पर 3 कंपनी जो है डिविडेंड पर विचार कर रही हैं, सेल, ऑल कार्गो लॉजिस्टिक्स और आरवीएनएल। एक्स डेट है डिविडेंड की, इंटरिम डिविडेंड की 27 रुपए प्रति शेयर का जो एडजस्टमेंट है वो आपको श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस को देखने को मिलेगा। इसी के साथ एक खबर अभी जो तुरंत आती हुई नजर आ रही है कि 16 मार्च से 12 से 14 आयु वर्ग के जो बच्चे हैं इनका कोविड टीकाकरण जो है वो शुरू होगा, और 60 प्लस यानी जो एल्डरली हैं वो एक प्रिकॉशन डोज जो है वो भी लगवा पाएंगे। ग्लोबल मार्केट्स में भी नजर रहेगी क्योंकि जो यूएस फेड की 2 दिवसीय बैठक होगी इसका फैसला आते हुए नजर आएगा। आखिरी दिन होगा बैठक का, और यूएस में जो रिटेल बिक्री के डेटा है उसके आंकड़े आएंगे। तो काफी सारे अहम आंकड़े आने वाले हैं। ऑफ कोर्स फेड की बैठक और फेड के निर्णय का तो हम सबको इंतजार है ही। खबरों वाले शेयर्स कुशल से जानते हैं। गुड आफ्टरनून कुशल, बताएं। गुड आफ्टरनून दीपांशु। आप देखिए, होटल्स रेस्टोरेंट्स के लिए हमने आपको एक्सक्लूसिव जानकारी दी है कि यहाँ पर अप्रैल के पहले हफ्ते में जीएसटी दरों में बदलाव पर रिपोर्ट जो है वो आती हुई दिखेगी, और इसके अंतर्गत होटल रेस्टोरेंट्स के भी जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो देने पर विचार किया जाएगा। तो ये एक अच्छी खबर है। हालांकि होटल रेस्टोरेंट्स पर जीएसटी बढ़ाकर 12% से 18% हो सकता है। ओमेक्स लिमिटेड, यहाँ पर भी हमने आपको बताया कि ओमेक्स बिल्डर पर आयकर विभाग की छापेमारी होती हुई दिखी है। ये दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है ओमेक्स ग्रुप, और यहाँ पर आज सुबह से ही ये इन्वेस्टिगेशन जारी है। आईडीबीआई बैंक एजेंसीज के हवाले से खबर आ रही है कि अप्रैल अंत तक सरकार जो है यहाँ पर मंगा सकती है शुरुआती बोली हिस्सा बिक्री के लिए। यहाँ पर ये एक्सप्रेशंस ऑफ इंटरेस्ट आते हुए नजर आ सकते हैं। एलेम्बिक फार्मा यूएस एफडीए से एक ब्लड प्रेशर से जुड़ी हुई दवा को मंजूरी मिलती हुई दिखी है। साथ ही पावर मेक भी फोकस में है क्योंकि कंपनी को करीबन 2120 करोड़ रुपए का यहाँ पर जल जीवन मिशन के तहत यूपी में ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया है। वोडाफोन आइडिया, नजारा टेक की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। यहाँ पर गेमिंग के लिए नजारा टेक्नोलॉजी के साथ वोडाफोन आइडिया ने करार कर लिया है। टेलीकॉम स्टॉक्स भी फोकस में है क्योंकि टेलीकॉम मंत्री का यह बयान आया है कि अगस्त तक 5G टेलीकॉम सर्विसेज रोल आउट होते हुए दिखेंगी। ओएमसीज भी फोकस में है क्योंकि पेट्रोलियम मंत्री ने यह बयान जारी किया है कि तेल कंपनियों की कीमतें पर फैसला लेने के लिए वो इंडिपेंडेंट है। अब आगे चलकर यहाँ पर ओएमसीज ये फैसला ले सकती है कि मार्जिन जब भी कम होगा तो वहाँ पर उचित कदम उठाए जाएंगे। और यहाँ पर खबरों में मिश्र धातु निगम अंत में 1.56 पर शेयर के अंतरिम डिविडेंड का इन्होंने ऐलान किया है, और 3 ब्लॉक डील्स है। 2 लाख शेयरों की करीबन जुबिलेंट फूड में हुई है, टाटा मोटर्स में 4.5 लाख और बीएल में 18.5 लाख शेयरों के कई सौदे होते हुए दिखे हैं। तो ये इन सारी खबरों में से जो इंटरेस्टिंग खबर मुझे दिखी वो है नजारा और आइडिया के बीच में जो क्या क्या करार हुआ है। हाँ, सो वोडाफोन आइडिया जो है, जो उनका ऐप है, उस ऐप पर नजारा टेक्नोलॉजीज के साथ उन्होंने करार किया। तो नजारा टेक्नोलॉजीज के जो गेम्स हैं वो वोडाफोन आइडिया के ऐप पर आपको दिख पाएंगे। अच्छा, तो ये ऐप अगर मुझे गेम खेलने हैं समझो, हाँ, आइडिया, तो आइडिया के सिग्नल्स की जरूरत पड़ेगी या बिना सिग्नल के ही खेल पाऊंगा? प्रॉब्लम वहीं पर है। अगर सिग्नल होंगे तो ही खेल पाएंगे या बिना सिग्नल भी खेल सकते हैं? क्या सीन क्या है? नहीं सर, बिना सिग्नल के तो कैसे ही होगा वो तो चाहिए। ओ तो आशीष, ये तो गेम हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा गेम? मैं तो कह रहा हूं, सब्सक्राइबर होंगे तो नजारा का ऐप जाएगा ना। हर महीने तो 25 लाख कम हो रहे हैं। हाँ, सही बात। सिग्नल तो बात की बात है, सब्सक्राइबर होंगे तो खेलेंगे ना। ये भी बात सही है। तो चलिए, लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं, कुछ लॉयल सब्सक्राइबर्स हैं। वो उस जमाने से, नहीं खेलेंगे। वो कुत्ते के जमाने से, वो व्हाइट वाला कुत्ता पिछले चलता था ना, मतलब क्या क्या रहे, ऑरेंज, हच, क्या क्या नाम बदले, भूल ही गया। कुछ नहीं बदला तो सिर्फ हम। अभी भी आज उस जमाने के, और सबसे पहले वाला जो आया था तब से कनेक्शन। ठीक है, तो बंसल जी भी अपनी कुछ यादें ताजा करना चाहते हैं। जी बंसल जी, बंसल जी।
तो दीपांशु कह रहे हैं ना कि कुछ लॉयल सब्सक्राइबर हैं। हाँ। तो अनिल जी, वो जो लॉयल सब्सक्राइबर जिनकी दीपांशु बात कर रहे हैं, उन्होंने अनिल जी अपने जमाने में जब हाथ में एक वो मोबाइल जितना गेम आता था 2 बटन वाला, हाँ। उन्होंने अपने जमाने में अनिल जी अपने जमाने में अपनी उम्र में गेम नहीं खेला, तो वो आप नजारा पे कौन सा गेम खेलेंगे अनिल जी? ये बात भी सही है। हाँ, मैं तो तब भी नहीं खेला, तब भी नहीं खेलूंगा। ये चलो बढ़िया, इंटरेस्टिंग। बढ़ते आगे, आइए आशीष सर हमारे साथ तैयार है और बाकी सारे मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। करते हैं शुरुआत, और पहला बिल्कुल वागले साहब के लिए, वागले का वंडर। जी वागले साहब बताएं सर। आफ्टरनून अनिल जी, आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, केमिकल स्टॉक्स में कुछ हो रहा है। दीपक नाइट्राइट में अच्छी खासी 7-7.5% की आई, और नवीन सोरेन में अभी शुरू हुई है। 3955 3960 के करंट भाव पे नवीन सोरेन बाय करने की मेरी सलाह होगी। 3910 3915 का स्टॉप लॉस होगा, और मेरा मानना है कि यहाँ से 100 से 120 रुपए की आज और कल में आनी चाहिए। 4080 4100 तक के 4100 टारगेट लगता है। तो खरीदारी करनी दीपक नाइट्राइट में करनी है, नवीन फ्लोरिन में करनी है? नवीन फ्लोरिन में ऑलरेडी आ गई। अच्छा, मैं अब चालू। ओके, नवीन फ्लोरिन। मैं हाँ थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया, मैंने कहा दोनों में से कौन सी में की जाए। तो नवीन फ्लोरिन है जहां पर करनी है आपको खरीदारी। 3975 के आसपास इसका दाम है इस वक्त। 3910 का स्टॉप लॉस लगाइएगा 4080 और 4100 के टारगेट के लिए। आइए सिमी जी का भी एक बिगुल, सिमी जी के लिए, सिमी का नॉन स्टॉप शेयर जी। सिमी जी बताएं। अनिल जी वेरी गुड आफ्टरनून। मैं एक कॉन्ट्रा कॉल देने जा रही हूँ जो बढ़िया स्टॉक है आईटी में, मिड कैप आईटी में, कोफोर्ज मेरा पसंदीदा स्टॉक, और इसमें एक बढ़िया सा तेजी देखने को मिल रहा है, और मुझे लगता है कि मिनिमम टारगेट 4500 का होगा। ये स्टॉक 4350 43 45 इसी रेंज के आसपास खरीदना है। 43 का क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस लगाएंगे। पहला टारगेट 4500, दूसरा टारगेट बाद में देंगे, क्योंकि मुझे लगता है कि इसमें बहुत बड़ा तेजी अभी आउटस्टैंडिंग है। अब बहुत जल्दी इसमें बहुत अच्छा मोमेंटम देखने को मिले, ऑलरेडी चल रहा है। तो मेरे पास से पहला स्टॉक कोफोर्ज। लेकिन सिमी जी ये कॉन्ट्रा कॉल कैसे हुआ? ये तो अनिल जी पूरा आईटी सेक्टर चल रहा है, सिर्फ कोफोर्ज में खाली सेलिंग देखने को मिल रहा है। और बहुत दिनों के बाद कोफोर्ज जिसका जो लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन से जो गैप बना के छोड़ा था, वो गैप फिलअप करने का कोशिश में है, और गैप का जो अपसाइड रेंज है वो 4700 है। वही मेरा पहला टारगेट है। 4700 अगर पार करके ये स्टॉक बंद होगा तो इसमें जो नेक्स्ट टारगेट आएगा वो काफी बड़ा है, 4950 का होगा। तो मेरा पसंदीदा स्टॉक कोफोर्ज, बहुत ही शानदार ब्रेकआउट इसमें देखने को मिलेगा। लास्ट वीक मैंने मेरे क्लाइंटों को दिलवाया था, और डिलीवरी पोजिशनल बाई मैंने करवाया था जब फॉल हो रहा था। तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है स्टॉक में, खरीदारी कीजिए। मुझे ऐसा लगा कि आशीष सर आए हुए हैं स्टूडियो में, इसलिए सिमी जी एक कॉन्ट्रा कॉल दे रही है खरीदारी का। नहीं तो मेरे को ऑब्जेक्शन है, मेरी एब्सेंस में आपने सिमी जी को बहुत धमकाया है। हाँ, नहीं धमकाया नहीं, प्यार से ही समझाया था। नहीं, बहुत हाँ, मतलब जैसे आप समझाते हो ना, आप प्यार से समझाते हो, हमको लगता है हमको धमका रहे हो। सेम फीलिंग आपको आई है। नहीं, तो सिमी जी सबसे ज्यादा आपसे इंप्रेस हुई है बजट के बाद। देखिए शॉर्ट कॉल आने लगे, और लाइफ में क्या चाहिए आपको? नहीं, मैं तो मतलब आई एम सो हैप्पी एंड आई एम ग्लैड, एंड और सिमी जी का मतलब जो उनका अपना टैलेंट है और ज्यादा उभर के बाहर आ रहा है। अनडाउटेडली, और दोनों तरफ के कॉल्स आते हैं तो मजा भी अलग होता है। आशीष सर बताइए आपकी क्या राय अभी मार्केट पर, और कोई स्ट्रेटेजी अगर निफ्टी बैंक निफ्टी? मैं मार्केट के बारे में बोलता हूँ, कुछ लॉन्ग शॉर्ट है वो भी शेयर करता हूँ, पर उससे पहले अनिल जी एक तो आपको अवार्ड की मुबारक। अरे थैंक यू सर। दूसरी चीज मैं बोल रहा था, मैंने सुना वो मोस्ट क्रेडिबल एस्पायरिंग एंकर वाला अवार्ड भी आप लेके आए मेरे बिहाफ पे। एंकर का नहीं था, चिंता मत करो, वो अभी बाकी है। अच्छा, ओके। मोस्ट एस्पायरिंग एंकर का बाकी है। मुझे लगा शायद मेरे बिहाफ पे आपने कलेक्ट कर लिया। वो भी बाकी है, लेकिन ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो अनिल जी देखिए, यूक्रेन और ये मिलिट्री एक्शन तो मार्केट में आ गया। अब जो इकोनॉमिक एक्शन है वो अनिल जी काफी महीनों तक चलेगा, कुछ महीनों तक चलेगा और तंग करता रहेगा हमारे को। तो 15800 का पैनिक है, 16800 पे कंफर्ट है। मुझे नहीं लगता इतना कंफर्ट ड्रॉ करना चाहिए, बट अभी आपने जो कमेंट्री में एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोली कि वो इंडेक्स में स्ट्रेंथ दिख रही है, लार्ज कैप्स में दिख रही है,
और इंडेक्स में पकड़ बनी रह सकती है और मतलब ऊपर भी जा सकता है। Correct. क्योंकि इंडेक्स में एक और भी चीज़ होती है अनिल जी, वो मतलब जो कॉल पुट सेलर्स है ना, जो आजकल मतलब अभी मैं गोवा में भी गया था तो स्ट्रैगल इतना ज़्यादा पॉपुलर हो गया है कि सबको लगता है कि नो ब्रेनर और बहुत ईजी मनी है। और मुझे लगता है पिछले 2-3 हफ्ते में वो उन सबको तारे दिखा दिए हैं, ये जो ऑप्शन सेलर्स हैं कॉल पुट वाले, दोनों साइड को मतलब तारे दिखा दिए हैं कि कोई भी मॉडल, कोई भी सेक्रेट मॉडल नहीं है कि ये बहुत पैसा आसान बनाने वाली चीज़ है। तो अनिल जी जो उसका इफेक्ट आएगा, आप देखिए सबसे बड़ी बात, अब मार्केट में पता नहीं क्या उथल पुथल होगी। एक बार अनिल जी क्रूड आपको ध्यान हो पिछले साल वो माइनस में आ गया था, नेगेटिव में आ गया था, तो उसका रेपरकशन आज भी शायद कई ब्रोकर्स के यहाँ नेकेड डेबिट, कई क्लाइंट्स के यहाँ वो मतलब डिस्प्यूट हो गए और सारा मार्जिन अपना चला गया, घर से देना है। तो ये जो क्रूड में ऊपर भी उछाला है अनिल जी, इसका भी इफेक्ट कहीं ना कहीं अगले 1-2 महीने में आपको दिखेगा। कोई बैंक, कोई हेज फंड, कोई मतलब कहीं ना कहीं तो इफेक्ट आया होगा, क्योंकि लॉन्ग शॉर्ट बराबर हैं, जो एक्सपर्ट आया। Correct. तो उसके चलते ये तो अगले 2 महीने अनिल जी बहुत इंटरेस्टिंग रहेंगे। ग्लोबली कुछ ना कोई नेगेटिव पॉजिटिव किसी सेक्टर को इफेक्ट करता हुआ कुछ ना कुछ आता रहेगा। तो उसके लिए अगर हम सोचेंगे अगर आज यूक्रेन और उसका कन्फ्लिक्ट खत्म भी हो जाता है तो हमें शांति रखनी है, आंसर इज नो। दूसरी चीज अनिल जी, ईगोज इतनी ज्यादा बढ़ी हुई है दोनों तरफ की, तो ये मिलिट्री एक्शन तो कहीं ना कहीं शायद ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड्स पे या बीच बचाव करके रुक जाए, लेकिन जो इकोनॉमिक फाइट है वो लंबी जाने वाली है और उसका रेपरकशन एक से दूसरे से स्पाइरल इफेक्ट होगा, जो आज इमीडिएटली हम अंदाजा लगा के नहीं बता सकते। बट ये जरूर कह सकते हैं कि उससे कमोडिटी प्राइसेस, इनपुट कॉस्ट, काफी चीजों में कई कंपनीज को फर्क पड़ेगा। तो वो इफेक्ट कहाँ जाए, फर्क किसको नहीं पड़ेगा, आईटी कंपनीज को। तो अनिल जी जो आईटी कंपनीज हैं, कॉल पीछे काफी लोगों ने दी भी है, आईटी अभी भी अच्छा लगता है। आईटी में तो मुझे लगता है जी, तो ये सारा जो इधर उधर लोग डिस्प्लेस हो रहे हैं, मुझे लगता है कि शायद सस्ती मैन पावर अवेलेबल हो जाए, बिकॉज मतलब अब लोगों को रशिया में जॉब्स जा रही हैं, रशियंस की यूएस में जॉब्स जा रही हैं और मतलब डिस्प्लेसमेंट हो रही है। तो शायद हो सकता है कि मतलब जब ये होता है कि जॉब्स नहीं है तो मैन पावर थोड़ी चीप हो जाती है। और आईटी में तो अनिल जी ना कोई मैन्युफैक्चरिंग है, ना कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट है, ना कोई तेल का फर्क पड़ना है। करेक्ट। तो आईटी लेड बाय मेरा फेवरेट बार एचसीएल टेक है। तो एचसीएल टेक में कंसिस्टेंटली हूं कि हर बार हम 1300 पे लेते थे और 1150 पे कटता था। इस बार कसम खाई हुई है कि 1150 से 1300 तक लॉन्ग रखना है और रिजल्ट पे 1300 पे ही बेचना है। तो एचसीएल टेक लॉन्ग है। दूसरा अनिल जी जो मेरा मतलब करंट, जो मेरे एब्सेंस में सब कॉल दे रहे थे, ऑल टाइम फेवरेट है डेल्टा कॉप। तो अनिल जी उसमें भी कोई रॉ मटेरियल कॉस्ट नहीं है, कोई इनपुट नहीं है और जिस तरह की चीजें खुल रही हैं और अभी जो नया आज ये रेस्टोरेंट के लिए अगर आ रहा है ये हो गया, तो अनिल जी इसको तो 300, 350, 400 होना ही है। तो आई एम वेरी पॉजिटिव ऑन दिस स्टॉक। और अनिल जी डेल्टा कॉप की तरफ से आपको इनविटेशन है, मतलब वो दिल खोल के आपकी वेट कर रहे हैं कि आप आके खेलना चाहते हैं, खेलिए। एक ही कंडीशन में बजट कैफे जैसा अगर उन्होंने अपना स्काई डेक ऑफर किया है सर, अपने स्काई डेक पे अगर आप बजट कैफे जैसा कुछ करना चाहते हैं, स्टॉक की रिसर्च करना चाहते हैं, वो बिल्कुल आपका लाइव। मेरी एक ही कंडीशन पे मैं चलूंगा, बताइए। उस दिन का जो सबसे बड़ा जैकपॉट हो मेरे निकलना चाहिए। नहीं तो भाई साहब मैं तो जाके पैसे दे के आने वाला हूँ। तो नहीं कोई बात नहीं। अनिल जी हमने रूले की भी कुछ टेक्निक्स निकाली हैं जो आपसे शेयर करेंगे, हो सकता है जीत के आ जाए हम। तो आप बिल्कुल आप मतलब देयर इज एन ओपन इनविटेशन। तो मैं थोड़ी पहले आशीष सर से थोड़ी टेक्निक सीख लूँ। नहीं लेकिन सो नाइस ऑफ देम कि जेन्युइनली मतलब उनकी वहाँ पे मीटिंग भी मेरी मतलब हुई, तो मतलब उनका ऑल आउट दे आर इनवाइटिंग यू इन एनी फॉर्मेट, यू आर वेलकम देयर। मतलब आप वो कह रहे हैं हमारे स्काई डेक पे कैफे लगाना चाहते हो, आप पूरा शो करो, कोई वो नहीं है। अब अनिल जी देखिए आपका मन नहीं है, आप सारे एनालिस्ट को डिप्राइव कर रहे हो जाने के लिए। मतलब एवरीबडी, दीपांशु से लेके सब, मतलब जो सफर करेंगे ना जाना वो आप पे है अब ये सारी बात। तो मैं सबको इसलिए कह रहा हूँ कि पुश करते रहे आपको। बहुत ज्यादा दवा बन गया, ऐसा लगता है अब जाना ही पड़ेगा, ऐसा लग रहा है। कर लेते हैं, चलिए कर ही लिया जाए, एक बार बनाते हैं हम। ये वाला तो लंबा वीकेंड अब इट्स टू शॉर्ट अ नोटिस, होली वाला वीकेंड। अब की बार कोई अच्छा वीकेंड आए तो उस पर प्लान किया जाएगा। नेगेटिव साइड पे अनिल जी, नेगेटिव साइड पे अनिल जी एक गोवा से एक सेल कॉल दी थी और वो आज का एक्सीडेंट है और आने वाले टाइम का भी एक्सीडेंट हो सकता है। एयू बैंक तो वहां से दी थी आप? वहां से भी सेल कॉल दी थी। उसके बाद तो क्या यूक्रेन क्राइसिस में घटा था 1150 के आसपास। हाँ वो उसके बाद तो 1050 आ गया था, विश्वेश ने भी सपोर्ट किया था। आज फिर अनिल जी मैंने पीछे देखा 1200 हो गया, आज भी 7 टका डाउन है। और अनिल जी ये स्टॉक में तो वर्ड ऑफ कॉशन, बंसल जी वाला चुराया हुआ वर्ड है कि इस पे मतलब बड़ा एक्सीडेंट हो सकता है। मुझे इसकी वैल्यूएशन नहीं समझ आती, किसी भी एंगल से समझ नहीं आती। और आगे पीछे करके कहीं ना कहीं जैन साहब भी सपोर्ट करेंगे इस चीज को, मतलब कब तक नहीं करेंगे, मैं वेट कर रहा हूँ कब तक नहीं करेंगे वो। बढ़िया। और दूसरा अनिल जी मेटल्स में मुझे लगता है कि रिस्क रिवॉर्ड अब फेवरेबल नहीं है लेने में। मुझे सेल और इनफैक्ट अनिल जी मैं
मतलब चार्ट्स पे शायद किसी को नहीं दिख रहा होगा, ऑन द कॉन्ट्री उल्टा दिख रहा होगा। मुझे तो वेदांता में भी लगता है कि ऊपर 15 नीचे 50। Okay. सो रिस्क रिवॉर्ड इज नॉट फेवरेबल इन वेदांता। और सेल में भी मुझे लगता है जी वो ना किसी भी मतलब मेटल की रैली में, यूक्रेन और उसकी कमोडिटी प्राइस की रैली में, किसी भी रैली में सेल पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा, तो उसमें भी कहीं ना कहीं बदलना पड़ेगा इसका, तो कहीं में कहीं ट्रैपिंग है। और ये भी ऊपर 5 नीचे 20 मतलब भेल की तरह ये भी नीचे नीचे के घर ना बना दे। तो मेरा अनिल जी ये मेटल्स के लिए है और आईटी सेफ है। डेल्टा तो अपना ऑल टाइम फेवरेट है, आगे पीछे करके होना ही है। चलिए बहुत बढ़िया। तो ये है आपके लिए आशुतोष सर की राय। आइए बैक टू बैक ढेर सारे बिगुल है हमारे साथ। सबसे पहले कुणाल जी राकेश जी के लिए चार्ट कॉर्नर। बंसल जी बताएं सर। अनिल जी खरीदारी की राय है रिलायंस इंडस्ट्रीज में, चार्ट कॉर्नर पिक है। रिलायंस इंडस्ट्रीज काफी बढ़िया एक्यूमुलेशन से स्टॉक निकल रहा है। इन्हीं स्तरों से इसका मेल्टडाउन शुरू हुआ था 2400, जैसा वो कुणाल जी और वागले जी सीखा है। आजकल तो ये दोनों बोलते नहीं है। वो ऑप्शन बैरियर है 2400 का, उसको तोड़ दिया है। ऑप्शन बैरियर का ब्रेकआउट है, टेक्निकल ब्रेकआउट है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर है। तो आज के लोज जो है 2375 के अराउंड के, उसके साथ रिलायंस में खरीदारी की राय है 2445, 2445 पहला टारगेट, 2465 2465 दूसरा टारगेट, और रिलायंस है हमारा चार्ट कॉर्नर पिक। ओके, चार्ट कॉर्नर पिक कुणाल जी राकेश जी की तरफ से आज आती हुई 2375 के स्टॉप लॉस के साथ, और 2465 अगर ये हो गया बंसल जी, जो कि हो ही जाएगा आप कह रहे हैं, तो निफ्टी कहां तक पहुंचेगा बताइए। देखिए अनिल जी, आप ये ना अनिल जी देखिए सबका अपना अपना एक लेवल होता है। जैसे आपके दिमाग में चल रहा है कि 2465 अगर हो गया तो निफ्टी कहां पहुंचेगा। अनिल जी मैं ये सोच रहा हूं जिस तरीके से चाइना में कोविड के केसेस बढ़ रहे हैं, आप ये गेस्ट की एंट्री अनिल जी कब बंद करेंगे स्टूडियो के अंदर? बहुत वेट करना पड़ता है अनिल जी। आपको क्या लग रहा है ये गेस्ट चाइनीज माल है? भाई साहब मंदी में परमानेंट टिकाऊ मंदी वाले हैं, ऐसा नहीं जल्दी जाने वाले नहीं है। तो ये तो है इंडियन ही है। हाँ, कोई चाइनीज हुआ तो उसको रोक सकते हैं। आशु जी को कैसे रोक सकते? गजब कर रहे हो। हाँ, ये बात अलग है कि हमारे लिए भी बहुत खतरा है। आशु जी का बार बार आना ठीक नहीं है। अलग गोवा से आना, गोवा से आना। बिल्कुल नहीं बिल्कुल। तो ये है आपके लिए रिलायंस खरीदारी करने की राय। सुमित जी के लिए बिगुल और उसके बाद सचिन जी के लिए भी। तो सुमित का सुपर हिट। बताएं सुमित जी। गुड आफ्टरनून अनिल जी। अनिल जी एक अच्छा मोमेंटम बैंकिंग स्टॉक्स में देखने को मिल रहा है। सुबह से बैंकिंग स्टॉक्स अच्छे लग रहे थे। एसबीआई दिया था सुबह, जो अभी टारगेट के पास पहुंच रहा है, 2-3 रुपए ही बचा है। तो अब नेक्स्ट स्टॉक जो रडार पे आया है वो भी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक ही है और स्टॉक का भाव चल रहा है 220 रुपए। स्टॉक का नाम है कैनरा बैंक। कैनरा बैंक के अंदर कल का हाई तो टूट चुका है, परसों का हाई टूटने को तैयार है। मेरे को लग रहा है कि कैनरा बैंक के अंदर भी इस हफ्ते में एक अच्छा मूव ऊपर की तरफ देखने को मिलना चाहिए। 212 रुपए 214 रुपए स्टॉक का नीचे में सपोर्ट बनेगा। तो 212 के स्टॉप लॉस से कैनरा बैंक में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। कैनरा बैंक में जो ऊपर के टारगेट देखने को मिल सकते हैं 228 रुपए से लेके 235 रुपए तक के टारगेट इसी मूव में 1-2 दिनों के अंदर कैनरा बैंक में ऊपर में देखने को मिलने चाहिए। ऑप्शन के जरिए भी यहाँ पे ट्रेड लिया जा सकता है। कैनरा बैंक का 225 वाला कॉल अभी 7 रुपए 25 पैसे पे ट्रेड कर रहा है, इसको लेने का सलाह रहेगा। 5 रुपए का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाएं। ऊपर में 10 रुपए से लेके 12 रुपए तक के टारगेट कैनरा बैंक के 225 के कॉल के अंदर देखने को मिल सकते हैं। और स्पॉट लेवल्स में 228 और 235 ये 2 टारगेट जल्दी ही देखने को मिलने चाहिए। तो खरीदारी करें कैनरा बैंक। खरीदारी करें कैनरा बैंक में, ये राय आपके लिए आती हुई सुमित जी की तरफ से। सचिन जी तैयार है और सचिन जी के बाद आएगा एक बिगुल सिमी जी की तरफ से भी। तो पहले सचिन जी के लिए बिगुल BTSTT का। स्वागत है आपका सचिन जी, बताएं सर क्या करना चाहेंगे। गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी यहाँ पर 2 स्टॉक्स में देना चाहूंगा एक ही बिगुल में, मुझे लग रहा है वापस मौका ना मिले तो। एक्सिस बैंक मुझे लग रहा है यहाँ पर जिस तरीके से प्लेस्ड है, यहाँ पर एक अच्छे रिवर्सल फॉर्मेशन में है। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, मुझे लग रहा है लगभग 725 के आसपास के स्विंग्स यहाँ से बनने चाहिए। तो मोमेंटम के लिहाज से ट्रेडिंग स्टॉप लॉस लगाना है 704 के आसपास एंड खरीदारी करनी है एक्सिस बैंक के फ्यूचर्स में 725 के टारगेट के लिए। जो सेकेंड कॉल है ऑटो पैक, जो एक रेयर कॉम्बिनेशन है आज का, एंड मुझे लग रहा है यहाँ पर मारुति में रिवर्सल काफी अच्छा नजर आ रहा है। जिस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, इमीडिएट बेसिस पे 7440 के आसपास के स्विंग्स बन सकते हैं, बट पोजिशनली मुझे लग रहा है 7700 के आसपास के मूव के लिए भी स्टॉक तैयार हो रहा है। तो यहाँ पर भी मारुति में खरीदारी करनी है।
ट्रेडिंग के लिहाज से स्टॉप लॉस लगाना है 7220 का। ये है आपके लिए एक्सिस बैंक और मारुति में खरीदारी करने की राय। दो स्टॉक आते हुए दिख रहे हैं आपके लिए सचिन जी की तरफ से। 704 का स्टॉप लॉस, 725 का टारगेट, और मारुति में भी आपको खरीदारी करनी है और यहाँ पर 7220 का लगाइएगा आप स्टॉप लॉस, 7440 और 7700 के टारगेट। आइए बढ़ते आगे और बिगुल सिमी जी के लिए सिमी के नॉन स्टॉप शेयर बताएं सिमी जी। अनिल जी, आज सारे केमिकल शेयर्स में आग लग चुकी है और अभी जिसमें बाकी था वो है आरती इंडस्ट्रीज में। करंट लेवल पर आरती इंडस्ट्रीज को रेकमेंड कर रही हूँ। इसमें आरएसआई में एक डबल बॉटम बना है और स्टॉक अभी एक ब्रेकआउट के लिए तैयार, इनफैक्ट ब्रेकआउट हो ही चुका है। 860 के ऊपर इसमें फ्रेश तेजी देखने को मिलेगी। 840 का स्टॉप लॉस होगा और पहला टारगेट होगा 900 और दूसरा होगा 920। बहुत ही बड़ा टारगेट्स के लिए आरती इंडस्ट्रीज को खरीदने का सलाह होगा। आज ले रहे हैं, कल से परसों 2 दिन के लिए आरती इंडस्ट्रीज को होल्ड कीजिएगा। 860 से 870 का हाई बन चुका है, पर मुझे लगता है कि 900 920 का जो लेवल मैंने दिया है ये कल तक या परसों तक आना चाहिए। 840 का स्टॉप लॉस था, अभी थोड़ा सा बढ़ा लीजिए क्योंकि स्टॉक बढ़ चुका है। 850 का स्टॉप लॉस के साथ ही खरीदिए आरती इंडस्ट्रीज को। बहुत ही बढ़िया सा पैटर्न और मुझे लगता है कि ये पैटर्न फेल नहीं करेगा, यहाँ पे खरीदारी करनी चाहिए। तो आरती इंडस्ट्री है वो स्टॉक जहां पर खरीदारी करने की राय सिमी जी की तरफ से आती हुई दिख रही है। माइक्रो फाइनेंस कंपनी से जुड़ी एक इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर है आपके लिए। हमारे सहयोगी अनुराग शाह हमारे साथ कार्यक्रम में हो रहे हैं शामिल, जो बता रहे हैं इस खबर के बारे में, दे रहे हैं पूरी जानकारी। अनुराग बताइए, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को लेकर आरबीआई की तरफ से क्या खबर आई? देखिए, काफी बड़ी खबर है, काफी पॉजिटिव खबर है। जो एक फ्रेमवर्क जारी कर दिया है रिजर्व बैंक की तरफ से, माइक्रो फाइनेंस लोन को पूरी तरह से डिफाइन कर दिया है और इसके बाद जो एक समानता आ गई बैंकों और माइक्रो फाइनेंस लोन के अंदर, जो माइक्रो फाइनेंस लोन देने वाली कंपनियां उनके बीच। तो सबसे पहले जो है जो परिभाषा तय की गई है माइक्रो फाइनेंस लोन की, कि जो भी कोलेटरल फ्री लोन है और जहां पर लोन लेने वाला है उसके परिवार की इनकम जो है वो 3 लाख रुपए से कम है तो वो माइक्रो फाइनेंस के दायरे में माना जाएगा। इसके अलावा जो लोन दिया जाएगा, जो अधिकतम सीमा है वो उसकी 3 लाख का जो परिवार की इनकम है उसमें अधिकतम सीमा को 50% रख दिया है, यानी मासिक आय का 50%, यानी 3 लाख की आय है तो 25,000 रुपए महीने का हुआ तो अधिकतम लोन जो है वो 12,500 तक का दिया जा सकता है। उसमें 12,500 में जो अगर आपने पहले भी कोई लोन लिए हुए जिसकी किश्त है अगर 10,000 रुपए तक है तो फिर बकाया जो है 2,500 का ही लोन मिलेगा। तो ये भी लिमिट तय कर दी। इसके अलावा ब्याज दर तय करने की छूट जो है वो कंपनियों को दी है और नया मैकेनिज्म दिया है, उसमें कॉस्ट ऑफ फंड, रिस्क प्रीमियम और मार्जिन से आप ब्याज दर तय कर सकते हैं। तो ये भी अभी तक जो शर्तें थी वो थोड़ी कम्बरसम थी तो उसको हटा के ये इजी शर्तें लाई गई। तो यहां पर जो कंपनियां हैं अपने कॉस्ट ऑफ फंड के हिसाब से ब्याज दर तय कर सकेगी और एक ट्रांसपेरेंसी भी आएगी जहां पर कंपनियों को बताना होगा कि बाकी जो बैंक है, अगर कोई माइक्रो फाइनेंस का लोन दे रही है बैंक, अगर वो 26% लोन ब्याज दर चार्ज कर रही है तो बैंक उससे कंपैरिजन कर सकेगा कि वो 22% या 24% कर रही है। तो ये ट्रांसपेरेंसी भी जो है ये नियमों में बताई गई है। इसके अलावा अगर आप प्री पेमेंट करते हैं तो उस पर किसी भी तरह का चार्जेस नहीं होगा। इसके पीछे मकसद ये है कि एक डिसिप्लिन आए, जो भी बोरोवर्स है, लोन लेने वाले लोग हैं, उनके अंदर डिसिप्लिन आए। और आखिरी पॉइंट है कि लोन रिकवरी से जुड़ी जो गाइडलाइंस है उस पर काफी ज्यादा आरबीआई ने फोकस किया है कि जो भी ग्राहक है उनके साथ गलत तरीके से बर्ताव नहीं किया जाएगा और लोन रिकवरी जो एजेंट्स हैं उनको पूरी तरह से सभ्य होकर जो है रिकवरी करनी होगी। और जिस तरह से हमने भी हमारा जो ऑपरेशन हफ्ता वसूली में बार बार इस मुद्दे को उठाया था और उसके बाद आरबीआई गाइडलाइंस लेके आया तो उसी तरह की जो शर्तें हैं यहां पर लोन रिकवरी से में भी शामिल की गई है। ओके, तो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए बड़े इंटरेस्टिंग चीजें आती है। देखिए, बहुत ही कमाल के एक स्पेसिफिक फ्रेमवर्क अब आ जाएगा, वो क्लैरिटी रहेगी, क्लैरिटी रहेगी और काफी कुछ आसानी हो जाएगी बिजनेस करने कराने में। ये इंटरेस्टिंग चीज है। तो जो छोटी माइक्रो फाइनेंस कंपनियां, स्मॉल फाइनेंस बैंक को भी फायदा होगा? नहीं, माइक्रो फाइनेंस कंपनियों को उनको ज्यादा फायदा होगा। और कुछ ब्रोकर से मैं बात कर रहा था सर, स्प्रेड अब कैसे ये तय कर पाएंगी, स्पेशली जो एग्जिस्टिंग है, नए प्लेयर्स के लिए तो क्लैरिटी आ गई, जो एग्जिस्टिंग वाले हैं उनके स्प्रेड्स क्या होंगे उस पर थोड़ी कैलकुलेशन जारी है इस समय समझने के लिए। इस डेवलपमेंट के बाद वो एक बार हम समझ जाएंगे तो और फिर थोड़ी क्लैरिटी इस पर आ जाएगी। तो ये है आपके लिए इंटरेस्टिंग खबर जो आती है। अनुराग आपको बता रहे हैं कि
किस तरह से माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के लिए फ्रेमवर्क गाइडलाइंस जारी हो गई हैं जिसका फ़ायदा इन कंपनियों को मिलने की पूरी तैयारी है। आइए, आपके लिए जय ठक्कर थोड़ी देर में कार्यक्रम में होने के लिए हैं तैयार, सेठी साहब भी तैयार है, जो भी पहले आ जाए। जय ठक्कर तो विशेष अपीयरेंस दे रहे हैं। हाँ। वो बोल रहे कि बहुत ही मतलब इंतज़ार करने के मूड में है नहीं। वो कह रहे हैं कि भाई मैं 3:15 बजे तक इंतजार नहीं करूँगा, वैसे रोज़ हम करते हैं उनका इंतजार, आज वो करने के मूड में नहीं। कुछ बहुत ही तगड़ा और जोरदार कॉल आया है, तो कैश का ऑप्शन जय ठक्कर। बताएं जय, क्या है इरादा? वेरी गुड आफ्टरनून टू अनिल जी, थैंक यू वेरी मच अनिल जी लाइफलाइन न्यूज करने के लिए। अनिल जी 16,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का खरीदना है। अभी 240 रेट चल रहा है। 16,800 अनिल जी बहुत ही इंपॉर्टेंट था और मैंने कहा था कि ये निकलेगा तो डेफिनेटली हमारा बाय रिकमेंडेशन आएगा, बिकॉज अभी गैप फिलिंग होने के चांसेस अनिल जी काफी बढ़ चुके हैं। निफ्टी में मुझे ऐसा लग रहा है कि 17,000 से 17,050 तक के लेवल्स हमें देखने मिल सकते हैं, यानी कि 150 से 200 पॉइंट की और बढ़त हमें निफ्टी में देखने मिल सकती है ये लेवल्स निकलने के बाद। सो 240 पर अनिल जी 16,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन खरीदना है अनिल जी। और काफी समय के बाद भी मैं इन द मनी ऑप्शन दे रहा हूँ, काफी समय से मैं आउट ऑफ द मनी देते आ रहा था, बट अब जो हिसाब से ये लेवल्स निकले तो इन द मनी कॉल ऑप्शन आप खरीदे 240 पर। और यहाँ पे जो स्टॉप लॉस प्लेस करना होगा दैट वुड बी एट 196, तो 44 का स्टॉप लॉस बैठेगा। 196 का स्टॉप लॉस लगाकर एक कॉल ऑप्शन खरीदिए। पहला जो टारगेट अनिल जी इसका बनकर आ रहा है वो है 297 एंड सेकेंड टारगेट जो है वो 332, 297, 332, ये दो टारगेट के लिए खरीदे। 16,800 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन निफ्टी का बहुत ही बढ़िया अनिल जी ब्रेकआउट फाइनली आते हुए देखने मिल रहा है। तो जबरदस्त ब्रेकआउट आता हुआ दिख रहा है, इसमें कोई डाउट नहीं। 16,800 के ऊपर निकलते ही 16,813 पुराना हाई निकाला, जहां से हमने करेक्शन की शुरुआत की थी। 15,671 तक फिसले थे 8 मार्च को, और अब ये ब्रेकआउट होता हुआ दिख रहा है। इस ब्रेकआउट में अगले टारगेट जय 17,075, 17,200 तक के रखें स्पॉट लेवल्स। 17,050 तक के तो रहे जी, 17,050 17,050 तक के तो निकल के आ रहे हैं, और उसके ऊपर अगर टिकता है तो 17,225 तक के लेवल्स नेक्स्ट बनेंगे। हाँ, ऐसे क्या है कि जब बहुत ऊपर से बहुत नीचे आ जाए ना और वापस चढ़ना पड़ता है तो 10-10 सीढ़ी चढ़ के भी रुकते हैं, फिर देखते हैं ओह इतना ऊपर जाना है, थोड़ा आराम करते हैं, फिर 10-15 सीढ़ी चढ़े, फिर ऐसे ही। तो अभी चढ़ने वाले मामला ये है कि पहले 16,600 पार हो जाए, फिर 16,800 पार हो जाए, फिर 17,000 पार हो जाए, तो 200 पॉइंट का हम धीरे धीरे करते ऊपर कोशिश करेंगे चढ़ने की, तो वो होता हुआ दिखेगा। तो 16,800 का कॉल ऑप्शन 240 में खरीदना है। राय जय ठक्कर की एकदम क्लियर कट है, 196 का लगाना है आपको स्टॉप लॉस, ये है आपके लिए राय। आइए, वक्त है सेठी साहब से मुलाकात करने का, सदाबहार सेठी साहब की शॉर्ट टर्म पिक्स। स्वागत है आपका सेठी साहब, बताएं सर क्या इरादा है, आज क्या करेंगे? गुड आफ्टरनून अनिल जी, गुड आफ्टरनून दीपांशु। अनिल जी, दो स्टॉक आज, एक F&O का स्टॉक है और एक कैश पॉकेट का स्टॉक है, दोनों में खरीदारी करनी है अनिल जी। पहले तो फिर वही बताओ आप। बिल्कुल अनिल जी, पहले कैश F&O का स्टॉक बोलता हूँ अनिल जी। जो F&O का स्टॉक आज मेरे रडार पे है, एक PSU बैंक है, बैंक ऑफ बड़ौदा। मार्च फ्यूचर्स 107 के लेवल पे अभी ट्रेड कर रहे हैं, इस पे यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। आज दिन भर हमने देखा जो PSU बैंकिंग स्पेस बहुत अच्छा कर रहा है। हमने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, फिर कैनरा बैंक, और अभी शायद थोड़ी देर पहले कैनरा बैंक दिया भी था सुमित जी ने। मुझे लगता है PSU बैंकिंग स्टॉक जो कि काफी अच्छी खासी पिटाई पिछले कुछ दिनों में हो चुकी है, वापिस से रिबाउंड के लिए तैयार है और यहाँ से ये स्टॉक्स अच्छे करने चाहिए। तो मेरा कन्विक्शन है बैंक ऑफ बड़ौदा में एक अच्छी क्वालिटी की बड़ी साइज की PSU बैंक है आफ्टर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और स्टॉक काफी पिटा हुआ और मुझे लगता है इन लेवल से अच्छा करना चाहिए। मेरा इसमें शॉर्ट टर्म का टारगेट है 112 रुपए का और स्टॉप लॉस छोटा है 104 रुपए का। ओके, 104 के स्टॉप लॉस के साथ 112 के टारगेट के लिए करें बैंक ऑफ बड़ौदा में खरीदारी। वाह सर साहब, आप बताइए वो कैश वाला स्टॉक्स। हाँ बिल्कुल अनिल जी, जो कैश वाला स्टॉक है एक मिड कैप IT कंपनी है, स्टॉक का नाम है आर सिस्टम्स इंटरनेशनल। आर सिस्टम्स के नाम से ट्रेड होता है। 249 का इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है। ये कंपनी IT और IT इनेबल्ड सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जो कि मेनली क्लाउड इनेबलमेंट, डिजिटल प्लेटफॉर्म सॉल्यूशन, फिर IoT, प्रोडक्ट इंजीनियरिंग और क्वालिटी एश्योरेंस टेस्टिंग, इन तरह के कारोबार में है। एक जबरदस्त कंपनी है, फंडामेंटल्स बहुत ही अच्छे हैं, रिटर्न ऑन इक्विटी अराउंड 30%,
रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड है 33%, एक जीरो डेट कंपनी, पिछले 3 साल का पैट का कैगर अच्छा रहा है, प्रोमोटर्स की अच्छी खासी 51.7% की हिस्सेदारी है। और सबसे अच्छी बात है ये जो अपने पीयर्स के कंपैरिजन में एक तो स्टॉक बहुत ही सस्ता ट्रेड करता है 20-21 के मल्टीपल पे, जबकि इस तरह की कंपनियां 35-40 के मल्टीपल पे आजकल ट्रेड करती है। और इस कंपनी में एक इन्वेस्टर है भावुक त्रिपाठी, उनकी अराउंड 35.3% स्टेक है। और ये जो इन्वेस्टर है ये जाने जाते हैं स्टॉक्स को बहुत ही अर्ली पिक करके मल्टीबैगर रिटर्न्स के बाद एग्जिट करने के, खास करके 2-3 पहले एग्जांपल्स है। फ्रैग विरिंग में इन्होंने ऐसे ही किया था, 10-15 गुना करके अपना स्टेक बेचा, फिर सोलवे फार्मा में इन्वेस्ट किया, उसको फिर अबॉट ने खरीदा। तो इस तरीके से ये इन्वेस्टर इस स्टॉक में बने हुए हैं। मुझे लगता है लॉन्ग टर्म में यहाँ से बहुत अच्छे अपसाइड आएंगे। बाकी इवन इन द शॉर्ट टर्म ये स्टॉक जो कि अभी 250 के आसपास ट्रेड करता है, इस पर खरीदारी करने की सलाह है। 265 का टारगेट है, 245 का स्टॉप लॉस। ये है आपके लिए बैंक ऑफ बड़ौदा और आर सिस्टम्स, यहाँ पर खरीदारी करके चलिए। 2 बेहतरीन पिक्स सेठी साहब की तरफ से। शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब 200 पैसे वैसे हाँ वही मैं देख रहा था। हेलो बात सेठी साहब गए तो नहीं? हाँ नहीं हूँ अनिल जी हूँ। हाँ हो तो रिवाइज करो, अब आप आ गए 200 पैसे क्या करना है? हाँ अनिल जी वापिस आजकल क्या है ये विंटर वर्ल्ड कप में एकदम करंट आ गया। अनिल जी ये स्टॉक भी मुझे लगता है अभी 275 का शॉर्ट टर्म का टारगेट के लिए इंतजार करना चाहिए। स्टॉप लॉस 250 का ही रखें। ओके ठीक बात है, तो 275 नेक्स्ट टारगेट रखें 200। और दीप अभी जहाँ है ना ये आखिरी बाधा है निफ्टी की 15,865, राउंड फिगर वाला नहीं, बिना राउंड फिगर वाला है, क्योंकि 15,865 पे सपोर्ट लेके मार्केट वापस है ना 17,600 तक गया था। ओ वाओ, सॉरी 16,865, माफ कीजिए, सॉरी। सो ये उस जगह पे आया। अब आज अगर इसके ऊपर क्लोज होते हैं जहाँ पे अभी हैं तो मजा ही अलग है। फिर तो वो आप 17,000 तो आर के लेवल से आने की तैयारी में 1-2 दिन में बन सकते हैं, जिस तरह की तेजी बन रही है। देखते हैं क्या कुछ होता है। स्ट्रैटेजी जान लें? बिल्कुल तैयार है। चलिए आइए स्ट्रैटेजी लेते हैं जी के साथ। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। एबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। सर अमेरिकी बाजारों का तो पूरा सपोर्ट है आज। डाउ फ्यूचर्स देखिए ट्रिपल सेंचुरी ऊपर है, ट्रिपल सेंचुरी लगा के सुबह से अच्छे एक्शन में। नैस्डैक फ्यूचर्स में आप अच्छी तेजी देख रहे हैं, 0.5% ऊपर। यूरोप के बाजार भी अच्छे एक्शन में। जर्मनी आज 2.5% उछला है। चौथे राउंड की बैठक भी होने वाली है रशिया यूक्रेन, तो देखते हैं कुछ निकल कर आए। सिर्फ एक हांगकांग प्रॉब्लम है, जो फ्राइडे की भी उनकी प्रॉब्लम थी वही प्रॉब्लम आज भी हुई है। उनके आईटी स्टॉक्स टूटे और इसलिए हांगकांग इंडेक्स 5% नीचे आया। इनफैक्ट 2008 के बाद सबसे बड़ी गिरावट उनके आईटी इंडेक्स में आप पिछले 2 दिनों की देख रहे हैं, तो वहां पर परेशानी है। अदरवाइज ग्लोबल बाजार ठीक। मैं देख ही नहीं रहा, देखिए हमारे जाना ही नहीं हांगकांग, अपने क्या काम। अब तो नहीं है। हाँ मतलब ही नहीं है। पहले तो फिर भी चाइना नहीं था तो सोच सकते थे कि हाँ थोड़ा बहुत हमारा कि देखने की इच्छा होती थी, अब तो इच्छा ही नहीं होती। बिल्कुल जाने दीजिए। हम देखेंगे यूरोप, अच्छा हम देखेंगे डाउ फ्यूचर्स, बिल्कुल। बाकी सब भी क्यों नहीं, हम अपनी बाजार देखेंगे। कच्चा तेल देखेंगे 110 पे है, सब कुछ ठीक है। तो दीप देखिए इंटरेस्टिंग चीज क्या हुई, हम 17,900 की तरफ बढ़ रहे हैं, 17,850 पे आ गए। 16,800 माफ कीजिएगा, अब 17,800 भी होगा। बहुत बार निकल रहा है आज 17,800 ठीक है ना। 16,800 के ऊपर निकलते ही करीबन आपके 1 करोड़ कॉल राइटर्स शॉर्ट हो गए। वाह, ये वीकली सीरीज के 1 करोड़। हाँ 16,600 पे 17 लाख शेयर, 16,700 पे 23 लाख शेयर, ठीक है, 16,800 पे 30 लाख शेयर। तो करीबन आप समझ लीजिए कि 70 लाख शेयर तो यही होगा नीचे के। और 16,500 400 ये सब छोटे मोटे गिना के देखे तो करीबन आपके 1 करोड़ शेयर हो जाते हैं। 16,900 पार करेंगे तो 1 करोड़ 30 लाख शेयर आपके शॉर्ट हो जाएंगे। तो कॉल राइटर अब आपको सपोर्ट देगा नीचे की तरफ, अगर बाजार थोड़ा नीचे आता तो सपोर्ट के लिए, या ऐसा नहीं बहुत ज़्यादा, लेकिन एक तो आज मंडे ही है, अभी भी वीकली एक्सपायरी में 3 दिन बाकी है। दूसरा ये कि ग्लोबल मूड माहौल ठीक है। तीसरा ये कि आज का डेटा मेरे ख्याल से पिछले 2 हफ्ते का एफआईएस का सबसे बढ़िया आना चाहिए, जिस तरह की तेजी है। और चौथा ये कि गिरेगा तो कॉल राइटर आपको सपोर्ट दे देगा। तो उस लिहाज से बेस तो हम बना रहे हैं। क्लोजिंग अगर 16,800 के ऊपर की आज मिलती है वेल एंड गुड, बहुत ही बढ़िया। 16,865 की मिलती है तो शानदार है। इसके ऊपर की मिल गई तो मैं बहुत ही बढ़िया मानूंगा, मुझे कोई दिक्कत ही नहीं है। और 16,900 के ऊपर होता तो फिर कहना ही क्या है, फिर तो आप 17,100 17,200 शायद एक्सपायरी तक, इस वीकली एक्सपायरी तक भी आ जाए तो बड़ी बात नहीं है। तो कुल मिलाकर आपके लिए सेट है मामला। अब इस मामले में सेट जो है उसमें आपको कैसे स्ट्रेटेजी करनी है। पहली चीज,
अच्छा, आज तो कुणाल जी है नहीं ना इस शो में, हाँ। तो कम से कम वो प्रेशर तो नहीं कि 3 बजे वाला लेवल कौन सा है जिसके नीचे या ऊपर नहीं जाना चाहिए, बट एनीवे तो मेरे ख्याल से जो सपोर्ट लेवल है वो अब आपका शिफ्ट होकर 16,700 के आसपास आ जाता है। तो जब तक 16,700 के ऊपर है तब तक तो बिल्कुल चिंता की बात नहीं है, वो तो आप आराम से मेंटेन कर ही पाएंगे, कोई इश्यू है नहीं। इनफैक्ट हो सकता है बचे हुए समय में 16,800 भी ना आप तोड़ें। 3 बजे के पहले तक 16,865 के ऊपर टिक जाइए, सिर्फ 15 पॉइंट यहाँ से ऊपर, इसके ऊपर 865 875 मान ले, 10 पॉइंट और गिन ले, उसके ऊपर अगर आप टिके रह गए तो हो सकता है आज ही आप 16,900 को पार निकाल कर मजबूत होते हुए दिखें, और कम से कम नहीं तो कल तक के लिए आपके लिए 16,975 17,050 अब ये अगला पड़ाव होगा 75 पॉइंट का, 16,975 17,050 यहाँ तक जाने की कोशिश निफ्टी की हो सकती है। तो ऐसे में अगर नीचे मिलेगा तो खरीदारी की जाएगी, अदरवाइज हम 16,875 के पार होने का इंतजार करेंगे। क्लियर है? ठीक है सर। अब आइए बैंक निफ्टी 35,375 ये हमारा लेवल था फाइनल आज का, वहां पहुंच गए हम 35,375, करेक्ट? बिल्कुल। इसके बाद 35,550 है, ओके, वो फाइनल शॉर्ट्स वालों के लिए लास्ट आखिरी उम्मीद 35,500 है। 35,550 के बाद आपको शॉर्ट नहीं रहना है, 100% नोट करिए। इसलिए आपको याद होगा मैं आज बोल रहा था कि आपको 35,375 तक शॉर्ट करना है, लेकिन 35,550 स्टॉप लॉस होगा, दूर का है, अगर कर पाएं तो ही करिए, नहीं तो मत करिए, नहीं करें। बिल्कुल, स्टॉप लॉस नजदीक का निकल कर नहीं आ रहा है। देखो अब मैं आपको कोई भी नजदीक का स्टॉप लॉस दिया होता था अब तक ट्रिगर हो जाता। सो अब अगर आप 35,000 के ऊपर बंद हो रहे हैं तो भी शॉर्ट काट लीजिए, 35,550 के ऊपर ट्रेड करते हैं तो भी शॉर्ट काट लीजिए, और अगर आखिर में 35,000 के आसपास आ जाते हैं, थोड़ा अगर गलती से नीचे आ जाए तो भी काट लीजिए, क्योंकि बैंक निफ्टी में डेटा ज्यादा नहीं है, लेकिन ये इस पूरे साफ दिख रहे हैं कि बैंक निफ्टी 35,000 के ऊपर बंद होने को तैयार होता दिख रहा है, निफ्टी 16,800 के ऊपर बंद होने को तैयार होता दिख रहा है। ये अंडरस्टूड सर, ठीक है। तो ये है आपके लिए इस समय एलजी की स्ट्रैटेजी। अच्छे एक्शन में, थोड़ा कंजेशन जोन में बाजार इससे ऊपर निकलता है तो और बड़ी अपमूव के लिए तैयार होते हुए दिख सकता है। आइए सचिन जी के पास चलते हैं, बीटीएसटीटी। बताएं सर। दीपांशु, काफी दिनों के बाद ये स्टॉक हमारे रेडार पे आया है। स्टॉक का नाम है नाम इंडिया। लगभग यहाँ पर रिवर्सल के संकेत आ चुके हैं, ट्रेंड रिवर्सल के बारे में बात कर रहा हूँ। एंड जिस तरीके से फिलहाल डेटा प्लेस्ड है, मुझे लग रहा है 440 तक ये पर्टिकुलर मोमेंटम एक्सटेंड होना चाहिए। तो अभी खरीदारी करनी है इसके फ्यूचर्स में। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 318 के आसपास। पहला टारगेट होगा 440 का एंड एक पोजिशनल टारगेट होगा अराउंड 356 का। सो खरीदारी करनी है नाम इंडिया के फ्यूचर्स में 340 फर्स्ट टारगेट एंड 356 सेकंड टारगेट। वो स्टॉक जहां पर करनी है आपको खरीदारी। बैंक्स, एनबीएफसी, म्यूचुअल फंड्स, ये हैं स्टॉक जो आज भरपूर एक्शन में आते दिख रहे हैं। इसमें एक स्टॉक और है जो मेरे रडार पर आता दिख रहा है, क्या इसमें एक्शन बढ़िया बन सकता है तेजी की तरफ, जरा ये भी जान लें। एक्सिस बैंक सचिन जी ने दिया था ना, और सुमित जी ने कैनरा बैंक दिया था। ओके सचिन जी, इंडसइंड बैंक भी देखिए, आपने एक्सिस देखा तो इंडसइंड बैंक भी देखिए, क्या ये भी तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है आपको? अनिल जी, यहाँ पर अभी तक एक स्क्वीज ही चल रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर अगर हम इमीडिएट डेटा के बारे में बात करें तो जब तक 920 का लेवल यहाँ पर इंटैक्ट है तब तक थोड़ा सा साइडवेज रह सकता है काउंटर। बट जिस तरीके से बैंकिंग इस पूरे पैक में हलचल हो रही है, मुझे लग रहा है 920 अगर ब्रेक हो जाता है तो 960 955 तक के स्विंग्स इमीडिएटली यहाँ पर एस्टैब्लिश होनी चाहिए। तो अगर प्रीएम्प्टिव बाय करना है तो मुझे लग रहा है स्टॉप लॉस यहाँ से 890 के आसपास ही रखना पड़ेगा। तो थोड़ा सा लंबा स्टॉप लॉस होगा एंड इनकेस अगर वो ब्रेकआउट हो जाता है और ब्रेकआउट के बाद अगर हम ट्रेड लेते हैं तो लगभग 905 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर ट्रेड इनिशिएट किया जा सकता है। ट्रेजेक्टरी ऑन द हायर साइड वही होगी अराउंड 955 960। तो ये है आपके लिए राय इस समय इंडसइंड बैंक पर सचिन जी की तरफ से। देखते हैं किरण जी के रेडार पर है कौन सा स्टॉक। बिगुल किरण का कमाल। बताएं किरण जी। वेरी गुड आफ्टरनून दीप, वेरी गुड आफ्टरनून अनिल जी। मेरा पहले तो डिस्क्लेमर की हमने हमारे क्लाइंट्स को भी दिया है और थोड़ी देर पहले दिया था तो एक 5-6 रुपए नीचे। तो बाय करना है बाटा इंडिया, जो कि बहुत ही अर्ली चार्ट्स पे बहुत ही बड़ा ट्रेंड रिवर्सल प्राइस पैटर्न दिलाता नजर आ रहा है। मेरा मानना है कि
पहला इमीडिएट जो रेजिस्टेंस आता है वो 1930 का आता है, वही टारगेट्स मान के चलने चाहिए। 1850 के आसपास हमने बोलना चालू किया था, तो 1850 से लेके 1840 तक बाय करने की सलाह है। आपका 1930 का पहला टारगेट रहेगा और आपका स्टॉप लॉस 1825 का रहेगा। अगर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो देखते हैं तो 1:4 के ऊपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो आ रहा है, तो बिल्कुल ये स्टॉक लॉन्ग करके चलना चाहिए और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करते हुए आपको इसमें ट्रेड इनिशिएट करनी चाहिए। तो ये है आपके लिए इस समय बाजार पर राय। बाटा पर करनी है खरीदारी, 1930 का है टारगेट। एक एक करके कई सारे स्टॉक्स एक्शन में आ रहे हैं, बाजार भी डेज हाई पर है, पर एक स्टॉक जो सुबह से ही कमजोरी में है और उसी लेवल पर है, कुछ ज्यादा इसमें मीनिंगफुल रिकवरी नहीं आती हुई दिखी है, और वो है जुबिलेंट फूडवर्क। 13% नीचे है। बड़ा डेवलपमेंट हुआ और उसके बाद से बाजार इससे काफी निराश है। आइए जानते हैं इसके बारे में कुशल के साथ। कुशल, क्या हुआ यहाँ पर? देखिए, खबर आती हुई दिखी थी, कल इन्होंने एक्सचेंज पर नोटिफाई किया कि प्रतीक पोटा जो कि सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर थे कंपनी के, उन्होंने अपने इस पद से इस्तीफा दे दिया है और बाहर अन्य जो अफसर है उनको तलाशने के लिए यहाँ पर ये इस्तीफा दिया गया है। 15 जून 2022 यानी कि अभी से 3 महीने बाद यहाँ पर इनका ये जो पद है ये छोड़ते हुए नजर आएंगे और नई सीईओ की तलाश है, ऐसा कंपनी ने अपने स्टेटमेंट में कहा है। अब यहाँ पर इस इतनी बड़ी फॉल की वजह ये बन रही है क्योंकि यहाँ पर इन्होंने जब अप्रैल 2017 में एज अ सीईओ और होल टाइम डायरेक्टर ज्वाइन किया था, उसके बाद कंपनी में काफ़ी सारे बदलाव किए गए थे, जिसमें आप देखिए कोर पिज़्ज़ा फ्रेंचाइजी से अब आगे बढ़कर काफ़ी सारे डेवलपमेंट्स हमने देखा कि इस दौरान होते हुए नजर आए। सबसे पहले 2019 में चाइनीज़ क्यूजिन सेगमेंट हॉन्ग्स किचन, यहाँ पर कंपनी ने इसकी शुरुआत की थी। साथ ही और डाइवर्सिफाई किया इन्होंने। 2020 में बिरयानी कैटेगरी एकदम ब्रांड वो उन्होंने लॉन्च किया और साथ ही 2020 में ही रेडी टू कुक सेगमेंट में शेफ बॉस नामक एक सॉसेज और साथ ही जो अन्य एफएमसीजी प्रोडक्ट्स हैं वहाँ पर ये लॉन्च करते हुए दिखे थे। और वेरी रिसेंटली मार्च 2021 में इन्होंने पॉपाइज जो यूएस की एक फेमस रेस्टोरेंट ब्रांड है उसका एक्सक्लूसिव मास्टर फ्रेंचाइजी राइट्स इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में ये करते हुए दिखे थे। तो जाहिर सी बात है कि इतने सारे जो स्टेप्स हैं कंपनी ने ऑलरेडी लिए हैं और ये इनकी कार्यकाल के दौरान होता हुआ दिखा है। तो अब आगे देखना होगा कि जो नए सीईओ आते हुए दिखते हैं वहां पर इस चीज को कैसे वो मॉडिफाई करते हैं या फिर इसको और कैसे आगे लेकर जाते हैं। बट बहरहाल अभी जो अनिश्चितता बनी हुई है आगे चलकर सीईओ को लेकर, क्योंकि 20 साल से ज्यादा का अनुभव इनको एफएमसीजी और अन्य स्पेस में काम करने का है, तो इसी वजह से कहीं ना कहीं यहाँ पर ओवरऑल बाजारों में थोड़ी सी निराशा है। ये पोपाई भी यूएस की ब्रांड है? हाँ सर। अच्छा, हम तो इंडिया की समझ के खा रहे थे वो पपाया को, हम सोचते थे उसके हिसाब से होगा। इंडिया की नहीं है पक्का? नहीं सर। सेठी साहब को मालूम है ये सब, इन सब के मामले में सेठी साहब की नॉलेज बहुत जबरदस्त है। पूरे मुंबई में कहाँ खाने पीने के अच्छे जॉइंट्स हैं, अगर आपको जानना हो सकता है आशु जी आपको भी पता हो, दिल्ली का तो खैर आपको पता है ही है, लेकिन मुंबई का सेठी साहब को है। सेठी साहब, आपको पता था कि आप जब भी यहाँ जाते तो आप कोई सेठी साहब तो फोन पे था, माफ किया, नहीं तो सेठी साहब की इस मामले में जानकारी बड़ी जबरदस्त है एकदम। चलिए ओके, तो जुबिलेंट फूडवर्क में आज ये मामला इस वजह से आज गड़बड़ होता दिख रहा है। सर क्या वाकई में इतना सीरियस मामला है कि प्रतीक पोटा साहब गए तो स्टॉक इतना गिरना चाहिए? नहीं इतना वैसे भी सर ऊपर से बहुत करेक्ट हो चुका है स्टॉक, तो ऐसा कुछ नहीं, ऐसा कुछ कोई ओवर रिएक्शन है। हाँ, थोड़ा ओवर रिएक्शन है वो सर। बाजार को बहाने चाहिए, कभी यूक्रेन जी वैल्यूएशन वाली गेम है सर सारी। मतलब वो सारी बहुत सारे स्टॉक्स में सर कुछ नहीं हुआ। अभी आप देखना कि सबके सब ये अभी 15,500 पे फिर सब फंड मैनेजर्स ने कॉल शुरू कर दिए वैल्यूएशन वाली बात पे, तो वो सारी गेम सर वैल्यूएशन के रीजन कोई भी बन जाता है और कुछ भी नहीं है। ठीक है सर, परफेक्ट है। आइए बढ़ते आगे, अब मुलाकात करेंगे भसीन साहब से और उसके बाद कल के 2000 भी आपके लिए आने की तैयारी में। स्वागत है आपका भसीन साहब, बताएं सर आउटलुक और अपडेट। तो अनिल जी, आपको सुबह कहा था होली मुबारक, देख लीजिए कहां से कहां मार्केट पहुंच गई। आपको कहा था होली गुलाल बहुत रंग वाला होएगा ना थर्सडे को, आज सुबह झलक मिल गई आपको। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, फर्स्ट क्लास तेजी हो रही है, 16,900 के करीब पहुंच रहे हैं। बधाई हो सर आपको। शुरुआत है अनिल जी, अभी आगे आगे देखिए होता है क्या। होली बहुत बढ़िया मनेगी, तो तैयारी कर लो रंग लगाने की और गुलाल सामने लगाने की। बिल्कुल तैयारी है सर, और लंबे वीकेंड वाली तैयारी है इस बार। तो सुबह का अपडेट दे दूं, भारत फोर्थ देखिए क्या भाव है, 4% 3% अप है। इंडिगो और एचडीएफसी स्टार है आज का एचडीएफसी।
आपको 2230 पे कहा था, 2277 का भाव हो गया। सो इफ यू आर एन इंट्राडे टेक अ प्रॉफिट। इंटर ग्लोब का भाव 1810 था और भारत फोर्ज 628.30 का भाव था। तीनों में आउट परफॉर्म है। दोपहर को दिवांशी को मैंने 126 पे मदरसन दिलाया था और 105 पे अशोक लीलैंड, वो भी 2% अप है। अब आपके लिए 2 नहीं 3 बाइज हैं। दिवाली होली आ रही है तो 2 नहीं 3 गुलाल मिलेंगे आपको। कहें तो मैं शुरू करूं? बिल्कुल सर, बताइए प्लीज। सुबह भी 3 स्टॉक थे आपकी तरफ से, आज इस वक्त फिर से 3 स्टॉक बताइए। सबसे पहले लीजिए सर अल्ट्राटेक सीमेंट। जो कोक प्राइसेस और फ्यूल का राइज है, दैट इज ऑल इन द प्राइस नाउ। और अगर फ्यूल का रशिया के साथ रूबल ट्रेड होता है एंड यू सी अ डिक्लाइन, अल्ट्राटेक विल बी एन इनऑर्डिनेट गेनर। इस भाव से घटने को 100 रुपए है और बढ़ने को 1000 रुपए। तो 6700 का टारगेट रखिए, 58.25 का स्टॉप लॉस। दूसरा पिक है डीएलएफ। अनप्रेसिडेंटेड सेल्स आर गोइंग ऑन और उनका कमर्शियल स्टेट में कई जगह नहीं मिल रही, तो 345 रुपए में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 336, टारगेट ऑफ 360। और थर्ड है, क्योंकि आपके यहाँ गर्मी दिल्ली में बहुत होने लगी है, तो आपका हैवल्स जो लॉयड की फ्रेंचाइज है एसी की, वो बहुत बढ़िया चलेगी। 1090-92 में लीजिए, स्टॉप लॉस ऑफ 1070, 1140 का टारगेट। तो ये है आपके लिए इस समय भसीन साहब की तरफ से 3 बेहतरीन बाय कॉल्स। हैवल्स पर करनी है खरीदारी, डीएलएफ पर करनी है खरीदारी, और इसके साथ ही आप कर सकते हैं खरीदारी अल्ट्राटेक पर, जो आपके लिए मूव आती हुई दिख रही है। तो बढ़िया एक्शन है और इस पर आप रखें नजर, अल्ट्राटेक, डीएलएफ और हैवल्स। आइए नितिन जी है हमारे साथ तैयार, करते हैं उनका स्वागत। निफ्टी के निशानबाज नितिन बोरार का। गुड आफ्टरनून नितिन जी, बताएं सर क्या करना है इस समय? यहाँ पे 16,900 की कॉल ऑप्शन लेंगे जो 190 में मिलती है, और इसका स्टॉप लॉस होगा 145 के और टारगेट होंगे 250 के। डेटा निफ्टी में तो ऑलरेडी हम वीकली ब्रेकआउट कर चुके हैं, और बैंक निफ्टी यहाँ से 50 पॉइंट दूर है जहाँ पे ब्रेकआउट वीकली में होगा अगर आप वीकली कैंडल देखें, और मुझे उम्मीद है कि वीकली ब्रेकआउट आज क्लोजिंग में ही हो जाएगा और हम लोग 17,100 की तरफ बिल्कुल मूव करने को तैयार हैं इसी वीकली एक्सपायरी में। तो यहाँ पे हम 16,900 की कॉल ऑप्शन ले रहे हैं जो एट द मनी हो गई करीब करीब, टारगेट 250 के होंगे। ओके, तो बाजार है बढ़िया एक्शन में, 5वें दिन है तेजी और 16,900। हाँ, एक मिनट नितिन जी, ये तो बराबर है कि आपका वीकली ब्रेकआउट इधर तो हो गया निफ्टी में। बैंक निफ्टी में ये 35,550 के ऊपर है ब्रेकआउट या 35,400 के ऊपर ही दिख रहा है आपको? अनिल जी, जो पिछले वीक का हाई है वो 35,425 है, तो मैं मार्जिन ऑफ सेफ्टी 50 पॉइंट लेकर के चल रहा हूं, क्योंकि अगर लेवल वाइज देखेंगे तो 35,424 रुपया 25 पैसे का लेवल है, बट अभी अप्रोक्सीमेटली उसी लेवल पे हैं हम लोग। तो मैं 50 रुपए की मार्जिन ऑफ सेफ्टी ले रहे हैं, बट अगर वैसे देखा जाए तो ये ऑलरेडी ब्रेकआउट कर चुका है और हम लोग मोस्ट लाइकली 36,300 से 36,500 जो रेसिस्टेंस लेवल है वहां तक जाने को बिल्कुल तैयार है। ठीक बात है। तो ये आपके लिए राय आती हुई आपके लिए निफ्टी में खरीदारी करने के लिहाज से बैंक निफ्टी 35,425, ओके, मैं 35,550 पकड़ के बैठा हूँ, तो इसलिए मैंने कहा कि एक बार नितिन जी से लेवल समझ लिया जाए। फिलहाल 16,900 का कॉल ऑप्शन खरीदे 190 में, 145 के स्टॉप लॉस के साथ। ये आपके लिए रहेगा एकदम चुस्त दुरुस्त सही ठीक रहेगा। ये है आपके लिए राय। सुमित जी के लिए बिगुल, सुमित का सुपरहिट। बनाए सुमित जी। अनिल जी, बाय का स्टॉक है और 106 रुपए 50 पैसे का अभी भाव चल रहा है। स्टॉक के अंदर यहां से एक बढ़िया मूव आने वाले दिनों के अंदर देखने को मिलना चाहिए, इस हफ्ते के अंदर भी देखने को मिल सकता है। आज ऑटो सेक्टर का शुरुआत हुआ है और ये स्टॉक अब यहां से ऊपर का मूव दिखाना चाहिए। स्टॉक का नाम है अशोक लीलैंड। 103 रुपया 50 पैसा नीचे पे सपोर्ट है। 103 रुपए के स्टॉप लॉस से अशोक लीलैंड में यहाँ पे सीएमपी पे खरीदारी करें। अशोक लीलैंड के अंदर मेरे को लग रहा है कि स्टॉक यहां से ऊपर में 112 रुपए से लेके 115 रुपए तक का मूव इसी हफ्ते में ऊपर की तरफ दिखाना चाहिए। ऑटो सेक्टर में बाकी स्टॉक्स ने मूव दिखा दिया है, अशोक लीलैंड ने मूव अभी जस्ट दिखाने का शुरुआत किया है, तो मेरे को लग रहा है कि ये स्टॉक अब यहां से बढ़िया मूव ऊपर की तरफ दिखाने को तैयार है। 112 115 ये दो टारगेट्स को ध्यान में रखते हुए खरीदारी करें, नीचे में स्टॉप लॉस लगाएं 103 रुपए का। ओके, तो ये है आपके लिए अशोक लीलैंड जो आ रहा है पसंद सुमित जी को। सिमी जी का भी ट्रेड जान लेते हैं, आइए चलते हैं उनके पास सिमी के नॉन स्टॉप शेयर्स के लिए। बताएं सिमी जी।
दीपांशु, इस बार खरीदारी का सलाह देना है ग्रासिम पर। ग्रासिम में एक अच्छा सा फॉर्मेशन है। 2 दिन पहले ये स्टॉक RSI एकदम ओवरसोल्ड से घूम रहा है। 2 दिन पहले एक गैप छोड़ा था, गैप को कवर किया है। कल का और परसों का जो हाई था, मतलब लास्ट 2 ट्रेडिंग सेशन का जो हाई था, क्रॉस कर गया है। आज ये स्टॉक 200 डेमा को क्रॉस कर रहा है। 200 डेमा क्रॉस करने के बाद इसका जो नेक्स्ट टारगेट मिनिमम 1650 का होगा। तो करंट लेवल से बहुत ही बढ़िया पोटेंशियल है। 1577-80 के आसपास है स्टॉक। मुझे लगता है कि 1650 का मिनिमम टारगेट इसमें बहुत ही जल्दी देखने को मिलेगा। इनफैक्ट फ्राइडे तक होल्ड करने से मुझे लगता है कि 1650 का मिनिमम टारगेट इसमें आ सकता है। तो यहाँ पे खरीदने का सलाह होगा। 200 डेमा क्रॉस कर रहा है, स्टॉप लॉस लगाएंगे 1550 के नीचे, और ग्रासिम में खरीदारी करने का सलाह होगा 1650, और 1650 से पहले एक छोटा सा टारगेट है 1625, 1638 और 1650। ये 3 टारगेट्स के लिए ग्रासिम को खरीदने का सलाह होगा। तो ग्रासिम पर भी रखनी है नजर। अभी थोड़ी देर पहले भसीन साहब अल्ट्राटेक की भी बात कर रहे थे। सीमेंट स्टॉक्स वापस आपको फोकस में आते हुए दिख रहे हैं। केमिकल स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन बना हुआ है। आइए आशु सर के पास चलते हैं, उनकी एक कॉल ले लेते हैं। स्विंग के सुल्तान आशु मदान। अनिल जी, गोवा में सिर्फ छुट्टी नहीं बनाई, थोड़ी रिसर्च भी की और सारे चैनल चेक किए। एक स्टॉक है, वैसे वो दिल्ली का स्टॉक है, पहले कई बार कवर हुआ है, लेकिन अब मैं उसको गोवा थीम से ट्रैक करने की कोशिश कर रहा हूँ। GMR इंफ्रा। अच्छा। गोवा में अनिल जी नया एयरपोर्ट आ रहा है जो बॉम्बे की तरफ आ रहा है, और जैसे दिल्ली में एरो सिटी बनी है, ऐसी एरो सिटी भी, मतलब इफ नॉट ऑफ दैट साइज, लेकिन उसी कॉन्सेप्ट पे है। और इस तरफ के सारे कसिनोज भी आ रहे हैं जो टुवर्ड्स बॉम्बे जब नॉर्थ गोवा जाते हैं। तो अनिल जी अगले 2-3 साल के लिए मुझे लगता है कि देखो कैपिटल बड़ी है, और अगर डेट मैनेज हो गया, आई थिंक पीछे भसीन साहब ने भी 42-43 पे काफी इसको ट्रैक किया था और रिकमेंडेशन थी, और मुझे लगता है वहां से करेक्ट भी हो चुका है। थोड़ा लंबा थीम हो सकता है, बट एक तो ये स्टॉक अनिल जी डिलीवरी के लिए रखते हैं। दूसरा, अगर इमीडिएट ट्रेड है तो अनिल जी 37 रुपए की कॉल एक लेनी है और 40 की एक कॉल बेचनी है। इसकी कॉस्ट आएगी कोई 1.5-2 रुपए, तो फ्यूचर से भी सस्ता पड़ रहा है। कौन सा लेना है? 37 स्ट्राइक की कॉल लेनी है। यानी 39 का फ्यूचर चल रहा है, तो 37 की कॉल 2.25-3 है, और 1.25 रुपए की आप 40 की कॉल बेच दो। अगले 15 दिन के लिए अनिल जी अगर इसकी कॉस्ट आएगी 2.25 रुपए, तो अभी भी जो फ्यूचर चल रहा है उससे सस्ता पड़ रहा है। ये फिक्स्ड रिटर्न, मतलब फिक्स प्रॉफिट फिक्स लॉस स्ट्रेटेजी है। मुझे लगता है कि क्योंकि लॉट साइज 22,500 का है, तो इस चीज का बहुत ध्यान रखना चाहिए कि मिनिमम वो लॉस स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, क्योंकि ऊंच नीच मार्केट की तो अभी भी अनिल जी आउट ऑफ कंट्रोल है। तो बट ये लंबी अवधि के लिए पोजिशनल, अगर इस कंपनी ने अनिल जी डेट मैनेज ढंग से कर लिया और ये प्रोजेक्ट्स अच्छे तरह से कंप्लीट हो गए, तो अनिल जी ये एक अच्छा स्टॉक बन सकता है आने वाले टाइम में। ओके, तो 37 वाला कॉल ऑप्शन खरीदिए, 40 वाला बेचिए GMR इंफ्रा में। ये एक तेजी की पोजीशन बनाने का बेहतरीन इरादा है आपके लिए इस वक्त। आशीष सर की तरफ से इंटरेस्टिंग है। चलिए आइए, एक स्टॉक है जिस पर नज़र डालनी चाहिए, और वो है धामपुर शुगर। आज सुबह वरिंदर रिसर्च स्टॉक में भी बताया गया था, और आप जब आपको आशीष सर, आपकी सिंसियरिटी में बहुत कमी है। बहुत तो नहीं, थोड़ी है। शुगर पे ध्यान नहीं दिया? नहीं, शुगर पे नहीं। हाँ। आप जैसे हमारे एक दिग्गज एक्सपर्ट और हैं जो घूमने गए थे और ऐसी जगह गए जहाँ से सिग्नल मिलना मुश्किल है। कश्मीर से देख रहा था उनकी कॉल, लेकिन हर रोज कश्मीर से कॉल आ रही थी। आपकी खाली एक ही है स्मॉल फाइनेंस बैंक, डेल्टा से या गोवा से, जहाँ से भी आई है। सर मैं डेल्टा की सेल्स पुश कर रहा था सर, कुछ कसिनो में हार के, कुछ एंट्री भी देके। तो वहाँ से जैन साहब ने भी धामपुर शुगर रिकमेंडेशन किया था 390 रुपए में। भाव देखिए, बिल्कुल मालूम है, बिल्कुल। और आज सुबह वरिंदर बंसल भी यही स्टॉक रिकमेंड कर गए, लाइए धामपुर शुगर। माय गॉड, सिर्फ 20% ऊपर, और हमारा SIP स्टॉक रहा हुआ है मेरे ख्याल से 250 रुपए के आसपास। दीप हमने तो शुगर स्टॉक 20% ऊपर, और इस प्राइस में मुझे तो सर अपने होश में याद ही नहीं है। मतलब नहीं, पूरा आज हमने सुबह द्वारिकेश शुगर के मैंने देखा था सर आज सुबह। अरे मतलब भाई साहब, मुझे ऐसा लगता है सब कुछ धंधा छोड़ के शुगर ही यही करना चाहिए। एथेनॉल की जो डिमांड है खतरनाक वाली, तो आप देखो मत, बहुत ही बढ़िया जो कंपनियां बना कर एथेनॉल बेची जा रही है। ये तो सर वो बात चल रही है कि अगर रशिया से वो बैन हो गया या उसने बंद कर दिया, तो मतलब इतनी शॉर्टेज हो जाएगी कि शुगर स्टॉक्स तो रॉकेट हो जाएंगे। आप सोचो 1-2% इथेनॉल मिलाने में इतना सोचना पड़ता था, अब 20% ब्लेंडिंग की बात हो, 10% तो हो ही चुकी है, 20% तक जाने की बात हो रही है। तो धामपुर शुगर धमाल करता हुआ दिखा है। 19%, 20% का बड़ा अपसाइड आज इस स्टॉक में आया है आपके लिए। लेकिन एक स्टॉक है जो रुकने थमने इसका नाम नहीं ले रहा है, हर रोज गिरना चाहता है, हर रोज। अच्छी खबर पर इतना सा बढ़ता है और बुरी खबर पर इतना सारा गिरता है। एनी आइडिया सर?
सर ये तो मैं तो मतलब फेल मान रहा हूँ कि ऐसा आप स्टॉक एकदम मुझसे मिस हो रहा है, बेचने वाला स्टॉक हो वैसे गया आप तो फेल है नहीं, लेकिन आप मान रहे तो हम भी मान लेते हैं आप फेल है। हाँ नहीं, पर ये तो सर मेरे राडा से क्योंकि आप कैसे। बेच नहीं पाते इसे, इसलिए आप फेल नहीं है। अच्छा, एफएनओ में नहीं है। हाँ फिर तो सर फिर नहीं। और वो है पेटीएम। क्यों आई है पेटीएम में आज तेज गिरावट बता रही है सर ये तो मैंने पहले न्यू एज के बारे में बोल ही दिया है, तो मतलब मैक्रो कॉल दे दिया है कि वो तो है, वो बात सही है। लेकिन पेटीएम में आज स्पेशली ट्रीटमेंट है पेटीएम का, जो 10% की गिरावट से ज्यादा का है, 11% का, उसके कारण बता रही है देवांशी। बताएं। बिल्कुल, आप देखिए पेटीएम के जो पेमेंट बैंक्स हैं वहां पे केवाईसी नॉर्म्स को लेके थोड़ी सी दिक्कतें हैं और इसी के चलते आरबीआई ने नए ग्राहक यहां पे जोड़ने के लिए इस पर पाबंदी लगा दी है। ये आदेश के फिलहाल आते हुए दिख रहे हैं और आरबीआई ने ये भी कहा है कि उनकी जो आईटी सिस्टम है उसका ऑडिट कराया जाए और जब रिव्यू हो जाएगा उसके बाद आरबीआई उसके ऊपर कुछ नए जो नियम है वो लागू करती हुई दिखेगी। लेकिन फिलहाल कोई भी नए कस्टमर्स ऐड होते हुए नहीं दिखेंगे उनके पेमेंट बैंक में। इस पर पेटीएम का ये बयान आया है कि जो आरबीआई की पाबंदी है वो ऐप पर नहीं है, इससे ज्यादा असर होता हुआ नहीं दिखेगा। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स हैं उनको सर्विस अभी भी मिलती रहेगी, नए कस्टमर्स ऐड होते हुए नहीं दिखेंगे। लेकिन जितने भी जो आरबीआई ने जितने भी इश्यूज उठाए उस पर कंपनी कामकाज करती हुई दिख रही है, उन मुद्दों को ठीक करेगी, उस पर काम कर रही है और साथ ही अब जो ऑडिट है वो रिपोर्ट जल्द से जल्द आरबीआई को फाइल करती हुई दिखेगी। ये फिलहाल उनकी तरफ से भी पॉजिटिव बयान आते हुए दिख रहे हैं, लेकिन ओवरऑल सेंटिमेंट्स नेगेटिव हुए हैं और इसी के चलते स्टॉक में भी गिरावट देखने मिल रही है। ये नहीं, आप देखिए ओवरऑल अगर आप देखें तो मई और जून में स्मॉल फाइनेंस बैंक की अर्जी देने वाली थी कंपनी और इस पर अब नेगेटिव इम्पैक्ट होने की बात की जा रही है और इसी के चलते जितने भी ब्रोकिंग हाउसेस हैं वो भी काफी नेगेटिव हो चुके हैं। सबसे पहले आप देखिए लगातार यहाँ पे अंडरवेट की रेटिंग दे रहे हैं, इक्वल वेट की रेटिंग उन्होंने दी है और जो टारगेट्स हैं वो लगातार काट रहे हैं। 935 तक के टारगेट्स अब दे दिए हैं। मैक्वारी ने भी अब अपने जो टारगेट्स हैं वो 700 कर दिए हैं और जेपी मॉर्गन यहाँ पे ऑलमोस्ट 1350 तक के टारगेट्स थे वहाँ से घटाकर अब 1200 तक के नए लक्ष्य दे रहे हैं। तो सबने अपने जो टारगेट्स हैं वो कम कर दिए हैं और इसी सेंटिमेंट्स नेगेटिव होने के चलते आज पेटीएम में इतनी बड़ी गिरावट देखने मिल रही है। मैक्वारी का नया टारगेट अब 700 है। सर आपको याद है लिस्टिंग के दिन 1250 की आई थिंक मैक्वारी की रिपोर्ट आई थी वहां से लगातार फिर 900 करा था, अब 700 कर दिया। इनके सारे टारगेट्स आ रहे हैं और जैसे जैसे आ रहे हैं और लोअर करते जा रहे हैं। एब्सोल्युटली, और हमने भी एक ही बार हमने लिस्टिंग पे तो खैर हमारा आईपीओ तो अवॉइड बाउंस बैक का एक बाउंस बैक के लिए, और तब अच्छी बात है कि 1800 रुपए हमने 1700 पे एग्जिट भी कह दिया कि, और वापस तब 1200-1300 आए थे, तब काफी लोगों ने फिर चाप लेने का हमने कहा नहीं अब ये अगर ये ताकत ही नहीं दिखा रहा तो फिर लेना क्यों है। अब बहुत सारे लोग अभी भी पूछते क्या करना चाहिए, तो इसका एक ही आंसर है, जब जहां आपको ठीक लगे निकलिए। अब आपको 700 में निकलना है या 1000 में निकलना है या 500 में निकलना है, ये कहना मुश्किल है, क्योंकि 2200 वाला स्टॉक अगर 700 हो तो फिर आपके लिए कॉल देना मुश्किल है, क्योंकि आप यहाँ बोलो यहीं से 200 बढ़ जाए, यू नेवर नो। करेक्ट, तो फिर ऐसा लगेगा आपने तो बॉटम पे निकलवा दिया। निकलना है आपको ये पता होना चाहिए अब कहाँ निकलना है। क्यों आशु सर? अरे जी बिल्कुल, ये देखिए ये बुल मार्केट के हैजर्ड्स हैं और मैंने आपको पीछे बताया था कि जो मेरी प्रेजेंटेशन थी जिसमें मैं थीम ये कवर कर रहा था वो भी अनिल जी यही है। बुल मार्केट जब आती है अनिल जी, असली तो गेम है वैल्यूएशन की और प्रॉफिटेबिलिटी की, वो कॉम्प्रोमाइज कुछ टाइम के लिए आप करते हो। तो अनिल जी इस बार हुआ क्या, आप देखिए, मतलब पहले इक्विटी मार्केट में पैसा बना लोगों का, उसके बाद वो चले गए प्राइमरी के अंदर बना तो फिर और बड़ी बड़ी एप्लीकेशन और प्राइमरी के अंदर। अनिल जी प्राइमरी के बाद अनलिस्टेड में चले जाते हैं, अनलिस्टेड भी फार्म इजी 125 का लिया हुआ 75 रुपए हो गया, और अनिल जी उसके बाद अनलिस्टेड के बाद हम यूएस इन्वेस्टिंग में भी चले जाते हैं। तो अनिल जी अपनी तो मुझे वैल्यूएशन समझ नहीं आ रही मार्केट की, मैं यूएस तक पहुंच जाता हूं क्योंकि मैंने अपनी मार्केट में पैसा बनाया हुआ है। तो अनिल जी टिपिकल बुल मार्केट सिंड्रोम है, जब एक से दूसरा, दूसरे से तीसरा, तीसरे से चौथा, हर तरह की वो जाते हैं और जब मार पड़ती है तो अनिल जी चारों में ऐसी पड़ती है ना कि मतलब फिर आप परेशान वैसे कि जब इकोनॉमी में तेजी बहुत होती तो सारे एंटरप्रेन्योर्स बहुत डाइवर्सिफाई करते हैं। बस क्योंकि पैसा मेन मार्केट मेन जो इसमें बना हुआ है। और मैं बार बार ये बोल रहा हूँ 2020-21 वालों को संभाल लो, 2022 में पैसा संभाल लो, लेकिन अब खैर बहुत देर हो चुकी है। और प्लस अभी कौन सी देर हुई अनिल जी? नहीं, काफी बहुत अनिल जी, अगर आप पीएनएल देखो ना लोगों के, मैं तो बहुत क्लोजली वॉच करता हूं। 1800 पॉइंट तो नीचे टॉप से ऐसे कौन नहीं सर, 1800 पॉइंट पैसे बहुत चलेगा। आप ये देखिए अनिल जी 4 महीने 17,500 निफ्टी हो गए, मतलब हर बार इंट्रा मंथ 1500 पॉइंट निकाले, ऊपर ले नीचे बेच, ऊपर ले, मतलब ट्रेडर्स का तो बहुत बुरा हाल हुआ है सर। करेक्ट। चलिए, तो ये है आपके लिए पूरा का पूरा एक्शन इस वक्त। आइए बढ़ते आगे एक बिगुल किरण जी के लिए, किरण का कमाल।
बताएं किरण जी। अनिल जी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस इधर बाय करने की सलाह है। 1110 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 1100 के नीचे आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए फ्यूचर्स में, और पहला टारगेट 1160, दूसरा टारगेट 1180 कल तक देखने को मिल जाना चाहिए, कल सवेरे। अब ब्रेकआउट इस पर आते हुए दिख रहा है और खरीदारी की राय किरण जी की तरफ से इस पर आती हुई दिख रही है। 1160, 1180 के लेवल इस पर आप रखें नजर रखिए। कुछ और फाइनेंशियल स्टॉक्स पर जहां पर मूव आते हुए दिख रहा है, बजाज फाइनेंस और बजाज फिनसर्व, ये दोनों भी अच्छी मोमेंटम पकड़ रहे हैं, इस पर भी रखी नजर। और पीएनबी पर भी थोड़ा एक्शन आते हुए दिख रहा है। पीएनबी का जरा चार्ट एक बार राय दें इस पर बंसल जी, यहाँ पर मूवमेंट शुरू हो रहा है। बिल्कुल दीपांशु, मूवमेंट शुरू हो रहा है। पिछले 2 दिनों के हाइस के ऊपर स्टॉक निकला है, एक पॉजिटिव क्रॉसओवर भी है, तो टेक्निकली खरीदारी की राय है यहाँ पर। और यहाँ पर स्टॉप लॉस बैठता है 3580 का एक स्टॉप लॉस बैठता है। और जिस तरीके का टेक्निकल स्ट्रक्चर है, 2 दिन के हाइस के ऊपर निकला है स्टॉक, तो ऊपर में स्टॉक 39.5 40 रुपीज तक जाने का दमखम रखता है। बुरी खबरों का दौर खत्म नहीं हो रहा है पेटीएम के लिए, ऐसा लगता है। ब्लूमबर्ग के हवाले से जो खबर आती दिख रही है, बड़ी खतरनाक खबर है। और ये खबर ये है कि पेटीएम पर भारत सरकार डेटा लीक करने की इस बात पर कार्रवाई कर सकती है, ये खबर आती दिख रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि पेटीएम ने चीनी कंपनियों को ये डेटा लीक किया है, ऐसा ब्लूमबर्ग के हवाले से ये खबर आती दिख रही है। तो ये बड़ी खबर एक्चुअली कल पेमेंट बैंक को लेकर, आज इसको लेकर, फिर 1-2 दिन पहले वो कुछ एक ड्राइविंग वाले मामले में विजय शेखर शर्मा साहब गिरफ्तार भी हुए थे, बाद में छूट गए। बिल्कुल, मतलब कुछ समय ठीक नहीं चल रहा। करेक्ट, ऐसा लग रहा है। ये तो आप देखिए, तो अब ये भी बड़ी खबर ब्लूमबर्ग के हवाले से आती दिख रही। दीप, और क्या क्या डिटेल्स आ रही हैं इसमें? सर, यही है कि डेटा लीक की यहाँ पर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, और ये ब्लूमबर्ग के हवाले से खबर है, तो जस्ट टू क्लैरिफाई दैट, तो हम इस पर और वेरिफिकेशन का इंतजार करेंगे। पर ब्लूमबर्ग ने कहा है कि पेटीएम बैंक पर ये जो कार्रवाई है वो इसलिए है क्योंकि ऐसा माना जा रहा है कि कुछ चाइनीज़ फर्म्स को इन्होंने डेटा लीक किया है, जिसकी वजह से आप यहाँ पर चिंता देख रहे हैं। तो जो एनीवे हमने पढ़ा था सर कि आईटी यानी कि इनके जो टेक्नोलॉजी ऑडिट है उसी को लेकर चिंता जताई गई थी, और इसलिए नए ग्राहक जोड़ने से इन्हें रोका गया था जब तक कि अपना टेक्नोलॉजी बैकएंड ठीक नहीं करते हैं। इनफैक्ट मांग भी कही गई थी कि आईटी ऑडिट की पिछले 3 साल की आरबीआई को रिपोर्ट्स सबमिट की जाएं, ताकि पता चल सके कि इनके सिस्टम्स में अगर कुछ शॉर्टफॉल्स या कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से ये डेटा लीकेज हो जाता है। तो लग रहा है कि उसी के तौर में एक नेचुरल इन्फ्रेंस जो निकल कर आ रहा है वो ये है कि शायद चाइनीज़ कंपनीज पर डेटा लीक की इन पर कार्रवाई की जा रही है, जिसके चलते चलते ये एक्शन भी लिया गया है। तो सीरियस है, अगर ये मामला सही है जो ब्लूमबर्ग रिपोर्ट कर रहा है तो काफ़ी सीरियस इशू हो सकता है। बिल्कुल, वैसे हम वीकेंड से लगातार कोशिश कर रहे हैं विजय शेखर शर्मा साहब से बात करने की। मैंने भी उन्हें मैसेज किया था कि एक इंटरव्यू दिया जाए तो लोगों को पता चले कि एग्जैक्टली क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। लेट्स सी कब मैनेजमेंट बात करते हैं, लेकिन फिलहाल अभी तक कंपनी की तरफ से किसी तरह की कोई सफाई आई नहीं है। हालांकि उन्होंने एक क्लैरिफिकेशन जरूर पेमेंट बैंक वाले मामले को लेकर उन्होंने भेजा था कि उनका ये कहना था कि ऐप वैसे की वैसे चलेगी और कहीं कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ पेमेंट बैंक में जो नए कस्टमर्स हैं वो एडिशन पर रोक लगाई है, राइट। जो एग्जिस्टिंग कस्टमर्स जो ऐप यूज़ करते हैं पेटीएम के वो वैसे ही हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद ये जो खबर आती हुई दिख रही है ये बड़ी इंटरेस्टिंग है और बड़ी इंपॉर्टेंट भी, आरबीआई की जांच में डेटा लीक के सबूत मिले। और ये बेसिकली ये डेटा सर्वर्स का सवाल है सर, आपको याद होगा इसलिए आईटी ऑडिट की भी बात कर रहे हैं। आईटी ऑडिट की बाकी क्रेडिट कार्ड कंपनीज पर भी पहले आरबीआई ने एक्शन लिया कि आप अगर ओवरसीज डेटा को की स्टोरेज नहीं कर सकते हैं। तो ये है कि माना जा रहा है कि इन्होंने जो रूल्स वायलेशन करे हैं वो इसी मुद्दे पर हैं कि इनके जो डेटा सर्वर्स हैं वो अब्रॉड है। अब उसके बाद क्योंकि सेंसिटिव मामला है, चाइनीज़ फर्म्स की ऑलरेडी पेटीएम में होल्डिंग भी है, जो अलीबाबा ग्रुप की एक फर्म है उसकी होल्डिंग्स भी है इसमें, तो क्योंकि और सेंसिटिव मामला है तो उसी दौर पर ये इन्वेस्टिगेशन की जा रही है कि क्या वहाँ से कुछ डेटा लीक तो नहीं हुआ हो। एब्सोल्युटली, तो ये है आपके लिए पेटीएम। जी जी, की बात की उससे ध्यान आया, आपके लिए एक बहुत बड़ा कॉम्प्लीमेंट है जो मुझे वेलू मनी सर ने दिया है। अच्छा, वेलू मनी साहब, अच्छा अपने थायरोकेयर वाले, बिल्कुल साथ में थे, बहुत ही रॉकिंग है वो, गजब के। और इस बार उनको जरा पास से जाना है तो अनिल जी वो तो मतलब इतने गजब के हैं कि मजा आ जाएगा। मैंने एक आपको ध्यान नहीं होगा, मैंने एक बार शो में ही कहा था, मुझे याद नहीं आ रहा यही कहा था या मैंने अपने पिछले वाले जॉब में कहा था कि सबको उनकी जिंदगी के बारे में जानना पड़ना चाहिए।
कैसे एक छोटे से गांव के किसान का बेटा इतनी बड़ी कंपनी बना गया थायरोकेयर, और क्या डाउन टू अर्थ आदमी, क्या लाइफ में फंडे हैं उस आदमी के, पढ़ना चाहिए। डाउन टू अर्थ तो कह रहे हैं, मैं गोवा एयरपोर्ट से उतरा और टैक्सी 1500 मांग रही थी, बाइक वाला 500 मांग रहा था, बाइक पे आ गया। मतलब ये उन्होंने बोला, मतलब सोचिए जितना हजारों करोड़ रुपए में कंपनी अपनी बेची। सब उनसे पूछे थे अब 4000 करोड़ का करके। एनीवे अनिल जी, जो मैं मतलब एक आपके लिए बात थी, वैसे किस्से तो बहुत हुए उनके साथ, मतलब उन्होंने ऐसा कॉम्प्लीमेंट दिया, तो मैंने कहा कि मैंने आपको अनिल सिंघवी जी के साथ सुना था मतलब इंटरव्यू के लिए, तो कह रहे हैं ही इज वन एंकर, मतलब वो कभी आपको ना कन्फ्रंट करते हैं ना पुश करते हैं, वो आपको मोटिवेट करते हैं कि आप खुद ही आंसर देने लग जाते हो। मतलब ये एक उनकी एक वो पंच लाइन बहुत मारते हैं, तो उन्होंने आपके लिए पंच लाइन मारी थी, तो मैंने कहा कि आपको जरूर वेलुमनी सर कहे तो और वो कह रहे थे आप नेक्स्ट इंटरव्यू करोगे लाइफ आफ्टर एग्जिट, तो बिल्कुल मतलब ही इज वेटिंग फॉर दैट इंटरव्यू। अब आपको समझ में आया खाली एंकरिंग से कुछ नहीं होता, ये दूसरे काम भी करने पड़ते था। आशीष सर हमारे लिए एक बढ़िया इंटरव्यू अरेंज करवा रहे हैं, अब आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं आशीष सर। थैंक यू सो मच सर, और वेलुमनी सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे शब्दों के लिए। कोशिश करते हैं सर थोड़ा बहुत कुछ अच्छा हो जाए, तो ठीक है इस प्रोसेस में। आइए इस बीच आप देख सकते हैं कि बाजार दिन के हाई पॉइंट पर है, और जो 16,865 के ऊपर मुझे 3 बजे तक का चाहिए था दीप, वो मुझे मिल चुका है आराम से, कन्विंसिंगली मिल रहा है इस समय तो। ओके, जल्दी से एक बार सिमी जी के लिए बिल्कुल, सिमी जी के नॉन स्टॉप शेयर बताएं सिमी जी। अनिल जी, खरीदारी का सलाह देना है परसिस्टेंट सिस्टम पर। परसिस्टेंट सिस्टम पहले मैंने कोफोर्ज का जब बाइक दिया था तब मैंने कहा था कि ये कॉन्ट्रा कॉल है। परसिस्टेंट कोई कॉन्ट्रा कॉल नहीं है, क्योंकि ये स्टॉक ऑलरेडी बुलिश फ्लेवर में है। स्टॉक यहाँ से भाई चलेगा, और स्टॉक का जो मिनिमम टारगेट आ रहा है वो 4590 का आ रहा है, तो करंट लेवल से परसिस्टेंट को खरीद कर चलने का सलाह होगा। 448985 के आसपास कैश का भाव है, मैं कैश का ही भाव दे रही हूँ। 4590 का मतलब करंट लेवल से 100 पॉइंट का रैली मैं अभी भी एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ऑलरेडी स्टॉक 130 रुपीज ऊपर है। 30 रुपया नीचे स्टॉप लॉस लगाइए, 4460 के नीचे स्टॉप लॉस लगाइए। 4590 का पहला टारगेट, 4620 का दूसरा टारगेट के लिए परसिस्टेंट सिस्टम को खरीद कर चलिए। है राय आपके लिए सिमी जी की तरफ से। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग रिसर्च और इन्फॉर्मेशन आपके लिए आने की तैयारी में आशीष हमारे साथ आ गए हैं, लेकिन उससे पहले जल्दी से बिगुल वागले साहब के लिए वागले का वंडर। बताएं वागले साहब। अनिल जी, BTSTA बाय करना है। IGL मुझे गैस स्पेस में ये स्टॉक आउट परफॉर्म करते हुए दिखता है। जैसे अभी 398, 9850 का भाव है, जैसे ये 400 के पार निकलेगा, जो मुझे लगता है आज नहीं तो कल निकलेगा, इसमें 15 से 20 रुपए की मुंह आनी चाहिए। मेरा टारगेट होगा 415, 418, जो मुझे लगता है कल के दिन में आना चाहिए। आपका स्टॉप लॉस 394 का होना चाहिए। और मेरे रडार पे भी आ रहा है, चलो मैं देखता हूं, तब तक एक बार रिसर्च कर ली जाए कि कौन सा वो गैस स्टॉक हो सकता है। अभी वागले साहब ने बताया तो मुझे ध्यान में आया। लेकिन आइए एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन और रिसर्च आपको दी जाए। देश भर में ओमेक्स लिमिटेड, जो दिल्ली के जाने माने बिल्डर और डेवलपर हैं, उनके ऑफिसेज पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। क्या वजह है कि इनकम टैक्स की रेट्स बढ़ती हुई दिखी है, और पूरा मामला क्या है, पुराना मामला क्या है, नया क्या है, बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं। और सुबह आपने सुना ही होगा कि आशु सर इस बात के लिए बहुत बड़ी क्रेडिट बंसल जी को। 235-250 रुपए के दाम पर उन्होंने बहुत क्लियरली बोला कि कुछ कुछ स्टॉक्स ऐसे जो टच मी नॉट है, कितना भी कुछ भी हो जाए इन्हें नहीं लेना है, और उनमें से ओमेक्स एक था। आइए जानते हैं आशीष से, आशीष के पास क्या है डिटेल्स। आशीष बताइए। सर जी, दिल्ली बेस्ड रियल एस्टेट कंपनी है ओमैक्स लिमिटेड, और यहाँ पर देखिए सुबह हमने आपको खबर में ये भी बताया था कि यहाँ पर इनके देश भर में जितने भी ऑफिसेज हैं, यहाँ पर IT विभाग की जो है छापेमारी चल रही है। और देखिए सबसे बड़ी बात सर कि 2020 में इस कंपनी को लेकर जी बिजनेस ने आपको बहुत पहले जो है अच्छी तरीके से इन डिटेल डेप्थ में जो है आपको सतर्क कर दिया था कि आपको इस कंपनी से दूर रहना चाहिए। इसके पीछे का कारण ये था कि स्टॉक के अंदर देखें तो अनयूजुअल वॉल्यूम हो रही थी, जिसके चलते स्टॉक हमारे रडार पर आया था। दरअसल अगर आप देखें तो ये स्टॉक ऐसा था 2020 की बात बता रहा हूं मई में, जहां पर 35 दिनों में एक तरफा तेजी स्टॉक के अंदर देखने को मिली थी। जो महज स्टॉक 140 का होता तो एक तरफा की तेजी में 220 के पार निकल गया था। 7 मई से अगर आप देखें तो स्टॉक में तेजी दिखना शुरू हुई, और उसके बाद अगर आप देखें तो काफी सारे ऐसे केसेस हमारे सामने आए। मेरे हाथ में अभी भी स्क्रीनशॉट्स के जो प्रिंट आउट है वो मौजूद है, जहां पर एक आ गया कि अगर आप पूरे साल बैंक में FD रखते हैं तो आपको केवल मिलता है 5% पूरे साल का। लेकिन ये स्टॉक ऐसा है
जो आपको एक हफ्ते में 5% बना के दे देगा। और भी सर इसके टारगेट के भी स्क्रीनशॉट मेरे पास अभी जो हैं, जो वो टाइम सर्कुलेट हो रहे थे, कोई 600 रुपए की बात करता था, कोई कहता था कि आप खरीद लो इसे 150 में, इसी हफ्ते 190 हो जाएगा, 700 हो जाएगा, और बड़े बड़े दावे देकर जो रिटेल निवेशक हैं इनको ये स्टॉक फंसा दिया गया और फाइनली पंप एंड डंप, क्योंकि 220 तक ये जब स्टॉक चला गया इसके बाद से इसमें गिरावट का दौर जो है शुरू हुआ। और जब गिरावट आई सर, तो गिरावट में हमने आपको सतर्क किया, सबको बताया, 220 से गिरते गिरते सीधे 60 रुपए आ गया लगातार रोज एवरीडे लोड। सतर्क किया था उस समय क्या दाम हुआ करता था सर? अराउंड 220 के आसपास ही, जो पीक पे ही हमने सतर्क कर दिया था सब। बिल्कुल, इसमें कोई डाउट नहीं कि हमारी टीम ने उस वक्त काफी अलर्टनेस के साथ में ये बताया, लेकिन इसकी सबसे बड़ी क्रेडिट तो मैं बंसल जी को दूं। बंसल जी, तो बंसल जी के बोलने के बाद हम थोड़े अलर्ट हुए कि बंसल जी ने बताया, तो हमने कहा फिर तो इस पे रिसर्च करनी चाहिए, समझना चाहिए, देखना चाहिए। फिर आशीष ने, हमारी टीम ने बहुत अच्छा काम इस पे किया, और आई एम श्योर, क्योंकि आशीष सर ये बात जरूरी कि पैसा बनाने से पैसा बचाना जरूरी है, और इस तरह के स्टॉक्स में अगर पैसा लगता है तो लोगों का मार्केट से भरोसा उठ जाता है। जी देखिए, जो मैं बात बोलता हूँ कि आप तेजी में रॉन्ग चले जाओगे 10 बार कोई फर्क नहीं पड़ता। टच मी नॉट, मतलब स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट देना जब हम सेल देते हैं और उसके बाद वो चीज़ नहीं हो या हो जाए, तो अनिल जी बहुत ज़्यादा उसकी मतलब नेगेटिविटी होती है, लोगों को लगता है कि नहीं पता नहीं क्या है। तो ये मतलब ये अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट सेल के लिए देना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और उस पर ठीक होना तो मतलब फुल क्रेडिट जाना ही चाहिए। बिल्कुल। तो बंसल जी एक बार फिर से आप बधाई के पात्र हैं, और वाकई में निवेशकों को बचाने के लिए आपका सही में दिल से धन्यवाद। इस तरह के कभी भी पॉसिबल एक्सीडेंट्स हों, कोई बात नहीं, हो सकता है आपके बोलने के बाद स्टॉक ना भी गिरे, लेकिन कोई बात नहीं, एक स्टॉक में नहीं करें, क्या फर्क पड़ता है? जहाँ डाउट है, जैसे हमने आज एयू बैंक के लिए बोला कि नहीं करो तो क्या फर्क पड़ेगा? डाउट है तो नहीं, डाउट है बस, ठीक है, मत करिए, तो वो वाली चीजें। तो बंसल जी स्वीकार करें, बधाई स्वीकार करें हमारे से। थैंक यू वेरी मच अनिल जी। देखिए अनिल जी, सब कुछ आप ही से सीखा है, मतलब कि पर्सनली एक बार बात हो रही थी, आपने मुझे बोला था मतलब कि आप अगर ओमेक्स जैसे स्टॉक में गलत निकल जाओगे तो पब्लिक नहीं छोड़ती, बट अगर आप आईटीसी जैसे स्टॉक में गलत निकल जाओगे तो नोबडी ट्रोज। तो स्टॉक सिलेक्शन काफी इंपॉर्टेंट है, और अनिल जी आपसे ही सीख रहा हूँ 2018 से मैं सब। बंसल जी कुछ कुछ तो कहीं और भी सीखा होगा, कुछ कुछ कहीं और से भी कुछ सीखा होगा, कुछ कुछ। आईटीसी थोड़ा थोड़ा चल रहा है इसलिए एक ही कान पकड़ा है, नहीं तो शायद दोनों पकड़ लेता था। तो आज अनिल जी आईटीसी चलेगा, मैं तो 238 में तो एक ही कान काफी है मेरे ख्याल से। बट मैंने उस दिन कहा नहीं जी, आईटीसी ने एचडीएफसी बैंक से ज्यादा रिटर्न दिया है पिछले साल, और ये आप ही ने बताया सर, मैंने तो सोचा भी नहीं था। मतलब आप ये रिसर्च नहीं होती है, आप ये सर रिसर्च करवा के देख लीजिए, ज्यादा रिटर्न दिया डिविडेंड पुट टुगेदर। और मुझे लगता है कि वो ऐसे लोग थक रहे हैं आईटीसी से, वहां कितने लोग आए कि थक गए हैं। मैंने कहा नहीं, अब जब थक हो तो थोड़ा सा और वेट कर लो। अब ठीक बात मतलब जब इतनी बार तो हमने बिकवाया, लेकिन मतलब नहीं चलेगा, बट अब टाइम नहीं है। अभी हमारे कोई ट्विटर पे हमारे दोस्त थे, उन्होंने लिखे भैया आईटीसी, सर बोले हेडलाइन बनाई, आईटीसी में आज तूफानी तेजी, शेयर पूरा 1% ऊपर। क्रिएटिविटी गजब की है, कभी कभी लगता है इनको रख ही लिया जाए अपने चैनल के लिए। तो चलिए, आईटीसी वाकई में आज तूफानी तेजी में 1% ऊपर है। एक स्टॉक जो तूफानी से भी ज्यादा तेजी में है, 2 साल की आपकी रिकमेंडेशन 10 गुना हो गया है रिकमेंडेड प्राइस से। 10 गुना? 10 गुना हो गया आज ही हुआ है, अभी माइलस्टोन 10 गुना हो गया आपके रिकमेंडेड प्राइस से। कौन सा? बीएससी। ओह माय गॉड, 3000 सर, 3000 तो बाय गॉड 5 दिन में 40%। सर ये तो अनबिलीवेबल चीज। 3000 जबरदस्त मूव। जय हो बीएससी की। ये पूरा क्रेडिट आपका है। नहीं, ये क्रेडिट पूरा बीएससी का ही है, बीएससी की टीम का है, आशीष चौहान साहब का है, इतना अच्छा काम कर रहे हैं। एक इंस्टीट्यूशन में देखिए जो चीजें बनाई है, स्टार म्यूचुअल फंड वाला जो प्लेटफॉर्म है कमाल कर रहा है, सीडीएसएल जो इनकी सब्सिडरी है गजब कर रही है, बीएससी तो खुद अपने आप में अच्छा कर ही रहे हैं, एसएमई प्लेटफॉर्म जबरदस्त है, और ये सब है, जबकि एफएनओ का काम नहीं के बराबर है, एफएनओ है ही नहीं, उसके बावजूद आप देखिए बीएससी काबिल तारीफ, कैश रिच कंपनी है। मतलब इसमें क्या है, देखो आप दोनों तरह से देख सकते हैं, एक वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के हिसाब से भी सोच सकते हैं, और दूसरा आपको अलग नजरिया से भी देख सकते हैं, क्या ये एक्सचेंजेस है या ई कॉमर्स कंपनी है? करेक्ट है ना? अगर आप इसे ई कॉमर्स कंपनी की तरफ देखेंगे, एक प्लेटफॉर्म है, मार्केट प्लेस है, जहाँ ट्रांजेक्शन आप इलेक्ट्रॉनिकली आकर करते हैं, कराते हैं, और जो 2 लोग ट्रांजेक्शन करते हैं
उनमें जो ई कॉमर्स एग्रीगेटर है, प्लेटफॉर्म देने वाला है, उसको तो पैसा बनता ही बनता है। ये वैसी वाली कंपनी होगी। एब्सोल्युटली सर। अब आशीष आप कहेंगे कि आप तो ये वैल्यूएशन जस्टिफाई करने के लिए कर रहे हैं, लेकिन बात नहीं, तो मैं तो सही कह रहा है। अनिल जी डिस्क्लेमर है, मैं तो चाहता हूँ एनएससी ले लिया, एनएससी भी बढ़ जाएगा इसी उसके अंदर, बढ़िया है। देखिए तो बीएससी कुछ शेयर ऐसे इसलिए हम बोलते हैं बेचने नहीं चाहिए, रखिए आप बीच में कभी कभार छोटी मोटी प्रॉफिट बुकिंग आ जाए कर जाए वो ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए इसलिए हमने कहा कि अगर किसी को डर लग रहा है 2100-2200 में एक बार बेच दो, वापस नीचे में ले लें, लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म है तो फिर रोज 100-200 रुपये का मूवमेंट देखिए भी मत, और अभी भी रखिए, पड़ा रखिए। क्यों ऐसे शेयर हैं अच्छे, और स्पेशली अगर आपकी एंट्री सही दाम पे हो जाए तो फिर उनको रखना ही चाहिए, तभी आप मोटा पैसा बना सकते हैं, नहीं तो फिर बनेगा भी नहीं। ये है आपके लिए। आइए इस बीच एक स्टॉक और है जो आईजीएल की बात की, गुजरात गैस। वागे साहब आपको ही देखने हैं इसके चार्ट्स, क्योंकि ये स्टॉक भी क्या तेजी के लिए तैयार होता दिख रहा है। कल ही अदानी गैस ने गुजरात में 2 रुपये प्रति किलो दाम बढ़ाए गैस के। जाहिर सी बात है गुजरात गैस भी बढ़ाएगा नेचुरली। तो गुजरात गैस भी वो स्टॉक है जिस पर नजर रखने का। एमजीएल बढ़ गया, आईजीएल बढ़ गया, अदानी बढ़ गया। गुजरात गैस चार्ट देखिए सर। जो मोमेंटम आईजीएल या एमजीएल में, इनफैक्ट एमजीएल में भी मॉर्निंग में स्ट्रेंथ थी, आईजीएल में अभी है, जो मुझे लगता है कल मुँह आएगी। गुजरात गैस में पिछले 3-4-5 दिनों से ये 850 से रिवर्स हुआ है, अभी 740 745 का भाव है। शायद ये आपको और नीचे में मिल सकता है, बिल्कुल ये पोजिशनली लिया जा सकता है। कुछ महीनों का व्यू अगर आपका है 3 से 6 महीने का, तो 700 680 ये लेवल के आसपास आता है तो बहुत ही बढ़िया बाय होगा। मेरा इसमें अभी अगला टारगेट 900 का है, जो 6 से 12 महीने का है, मे बी 12 से 15 महीने का लॉन्ग टर्म व्यू 900 930 का टारगेट बनता है। तो थोड़ा सा नीचे में मिलेगा तो ले लीजिए। 680 का 650 का आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए। वागे साहब 900 रुपए गुजरात गैस का टारगेट, 1 शेयर का 2 शेयर का? सॉरी, मैंने एक मिनट मैंने 743 वाला स्टॉक मैंने नहीं, अरे वही तो, इसीलिए मैं सोचा 500 वाला जो आप 150 रुपए से रिकमेंड करते हैं। करेक्ट नहीं, उसका टारगेट भी मेरे हिसाब से 730 740 होना चाहिए। और इसको आप 450 के स्टॉप लॉस से थोड़ा सा नीचे 480 490 ये लेवल पे ले सकते हैं। वो तो ठीक है। अच्छा, मेरे को उसमें भी बहुत इंटरेस्ट है। वो 900 वाला कौन सा था, वो कौन सा चार्ट देखा, वो भी बताओ आप। अनिल जी ये शायद कोई गुजरात गैस है, दूसरा चार्ट मैंने गलती से देखा। अगले साहब नाम नहीं बता रहे, कोई किसका चार्ट देखा था। कोई बात नहीं, ठीक है। हमें गुजरात गैस के टारगेट मिल गए, 750 रुपए के टारगेट है वागले साहब की तरफ से गुजरात गैस के लिए। ओके, सिमी जी के लिए बिल्कुल, सिमी के नॉन स्टॉप शेयर बताएं सर, बताएं सिमी जी। अनिल जी एक बार खरीदारी का सलाह देना है मेटल स्टॉक में, मेटल में, एल्यूमिनियम में जो मेजर है हिंडाल्को में खरीदारी का सलाह देना है, क्योंकि मुझे लगता है कि 2-3 ट्रेडिंग सेशन का जो करेक्शन था वो खत्म होने वाला है और ये यहाँ पे नई तेजी के लिए हिंडाल्को तैयार हो रहा है। 590 कैश का भाव है, 590 में खरीदारी करने का सलाह है। 570 का स्टॉप लॉस होगा और 623 के आसपास जो 4-5 ट्रेडिंग सेशन पहले जो हाई बनाया था वो हाई ये मिनिमम क्रॉस करेगा। तो पहला टारगेट 623, दूसरा टारगेट 650। तो नई ऊंचाई के लिए हिंडाल्को तैयार हो रहा है। करंट लेवल पर खरीदारी करने का कॉल है। स्टॉप लॉस 570 के नीचे मेंटेन करना रहेगा। फ्राइडे तक होल्ड कीजिए। आज हिंडाल्को बढ़ गया लो लेवल से, कल बाकी मेटल्स भी बढ़ेगा। मेटल्स में करेक्शन खत्म हो चुका है और यहाँ से बहुत अच्छा तेजी में एक्सपेक्ट कर रही हूँ। ओके, तो मेटल्स के लिए है अच्छा वक्त और यहाँ पर हिंडाल्को के जरिए आप इसका उठाएं फायदा पर। आखिरी 10 मिनट डेज हाई पर बाजार, आइए जानते हैं अनिल जी के मार्केट स्ट्रेटजी। कभी कभी खुशी के लिए एक उदाहरण ही काफी है। ईबिक्स कैश हर खुशी के लिए काफी है। डाउ फ्यूचर्स देखिए सर, अब 450 पॉइंट्स ऊपर है, बढ़िया तेजी बन रही है। 1% ऊपर नैस्डैक फ्यूचर्स हैं। हालांकि यूएस की बॉन्ड यील्ड भी अब तेजी से बढ़ रही है, बट बाजार उसको कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं। यूरोप के बाजारों में बढ़िया एक्शन है, 1.5 से 3% की तेजी यूरोप में आपको आती हुई इस समय दिख रही है। और कच्चा तेल और फिसला इस समय 3.5% नीचे तेल के दाम है। ब्रेंट अब 109 के भी नीचे आया। तो सारे फैक्टर्स जो आपने कहा था बाजार के लिए पॉजिटिव हैं, वो सारे इस समय प्ले आउट हो रहे हैं। क्या करके जाए सर?
मेरे ख्याल से दीप तेजी की पोजीशन बरकरार रखनी चाहिए, कोई दिक्कत वाली बात है जी। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज, कोई अनएक्सपेक्टेड कोई इवेंट कुछ ऐसी हो जाए, अच्छी या खराब पता नहीं, ठीक है। बाकी डेटा के लिहाज से, और आप देखिए हमने जो बात की कि 16,865, आप देखो एग्जैक्टली वहीं पे पड़ा हुआ है, बिल्कुल अटक जबकि ये तो मैंने लेवल चार्ट से नहीं देखा, मेरे को डेटा याद था कि जिसके नीचे से हम खराब होना शुरू हुए, देखो वहीं के वहीं लेवल पे है। इसलिए मैं कह रहा था 3 बजे के पहले, काश कुणाल जी शो पे होते तो थोड़ी तारीफ करते थे मेरी कि ये 865 भी निकाल के लाते हो आप, राउंड फिगर तो लाते हो, ठीक है। लेकिन चलिए फिर भी बंद तो अच्छे ही हो रहे हैं, कोई इशू है नहीं, और ग्लोबल मार्केट भी बढ़िया मजबूत है, तेजी की पोजीशन रख सकते हैं। एक प्रिकॉशन के तौर पर अगर आपको एक रखना है स्टॉप तो 16,600 का पुट ले लें, थोड़ा दूर का लीजिए, नजदीक का नहीं चाहिए, 250 पॉइंट नीचे का लेना है ताकि प्रीमियम कम लगेगी। वो प्रोटेक्शन के तौर पर, अगर अचानक से ओवरनाइट कुछ बहुत खराब हो जाए तो उसकी जरूरत है इंश्योरेंस के तौर पर, बाकी नहीं चाहिए। और या फिर आप 17,200 का कॉल ऑप्शन भेज दें, दोनों में से आपको 17,000 वाला नहीं, 17,200 थोड़ा दूर का भेज, थोड़ा दूर का, तभी अदरवाइज नहीं। हाँ, तो ये आपके लिए निफ्टी पे पोजीशन कैरी करने की बात है। बैंक निफ्टी 35,375 फाइनल टारगेट, वहीं पे जाके रुका है दीप जी, नहीं पार हुआ। यहाँ पर हम कुछ भी ट्रेड आज नहीं लेके जाएंगे, इसमें फ्रेश ट्रेड कल ही लिया जाएगा। अगर पड़ा है तो ठीक है, 35,000 के पुट के साथ होल्ड कर लीजिए। कल 35,550 के ऊपर निकलेगा तब मैं फ्रेश ट्रेड करने की राय दूंगा, या नीचे 35,000 के आसपास आएगा तो फिर खरीदेंगे 34,800 35,000 के आसपास। तो बैंक निफ्टी में न्यूट्रल है, निफ्टी पॉजिटिव है अगर दोनों में लॉन्ग पोजीशन तो कैरी कर सकते हैं। शॉर्ट पोजीशन के लिए स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, 16,800 के आप ऊपर बंद हो रहे हैं, अगर शॉर्ट काट लेना चाहिए। 35,000 के ऊपर आप बंद हो रहे हैं, शॉर्ट काट लेना चाहिए इंट्राडे में भी और क्लोजिंग बेसिस में भी। इंट्राडे में स्टॉप लॉस ट्रिगर नहीं हुआ है बैंक निफ्टी में, निफ्टी में भी इंट्राडे में 16,900 था, ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस ट्रिगर हो रहा है, तो क्लोजिंग अच्छी मिल रही है। डिसिप्लिन के तौर पर आपको पोजीशन अगर शॉर्ट है तो कम कर लेनी चाहिए। अंडरस्टूड सर। चलिए ये है आपके लिए इस समय की मार्केट स्ट्रैटेजी। आइए बैन से बेनिफिट जान लेते हैं, क्या हो सकते हैं बदलाव। बताएं आशीष, क्या होगा चेंजेस? दीपांशु, मार्च सीरीज का पहला स्टॉक बलरामपुर चीनी है जो बैन में आने वाला है। अभी मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखें तो 95% के आंकड़े को काफी अच्छी तरीके से क्रॉस कर दिया, 115% है, तो निश्चित हो गया कि बलरामपुर चीनी जो स्टॉक है पहला स्टॉक होगा इस सीरीज का जो बैन में आएगा। ओके, तो पहला स्टॉक इस सीरीज का जो बैन में आने के लिए तैयार है ये है बलरामपुर चीनी इस समय, और लग रहा है कि ये तैयार होगा। आइए कुछ फाइनल कॉल्स ले लेते हैं, बिगुल का वक्त नहीं है। सच्ची जी पहले आप बताएं आपकी कॉल क्या है? दीपांशु, यहाँ पर बिकवाली करनी है डीएलएफ के फ्यूचर्स में। मुझे लग रहा है कहीं जाकर यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस नजर आ रही है अपने 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के आसपास, काफी स्टिफ रेजिस्टेंस है। स्टॉप लॉस आपको लगाना है अराउंड 349 के आसपास एंड टारगेट होगा अराउंड 335 का। ये है डीएलएफ पर बेचने की राय। सुमित जी बताएं आपकी कॉल। दीपांशु, बाय का स्टॉक है, मेरे को लग रहा है एलएनटी के अंदर मोमेंटम बन रहा है, एलएनटी को यहाँ पे खरीदारी करे। 3 से 4 दिन के अंदर एलएनटी में एक बढ़िया ऊपर का मूव देखने को मिलना चाहिए। 1745 का भाव है, 1720 का नीचे के अंदर स्टॉप लॉस लगाना है, और ऊपर के अंदर 1780 से लेकर 1800 तक के लेवल जल्दी शॉर्ट टर्म में ट्रेडिंग के लिहाज से एलएनटी में देखने को मिल सकते हैं, तो खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा एलएनटी। ओके, तो एलएनटी पर है खरीदारी की राय सुमित जी की तरफ से। जय भी है हमारे साथ तैयार। जय बताएं आपकी कॉल। डेफिनेटली दीपांशु खरीदना है एचडीएफसी लिमिटेड का 2300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। 48.50 से लेकर 50 ये रेंज में आप खरीदे। 2300 के स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन एचडीएफसी लिमिटेड का। यहाँ पे स्टॉप लॉस छोटा सा रखना दी 34.30 का, सो 34.30 का आप स्टॉप लॉस लगाइए। टारगेट ऊपर में जो दीपांशु इसमें बनकर आ रहा है, पहला टारगेट बनेगा लगभग 72 का 72 एंड सेकंड टारगेट बन रहा है 84। 72, 84 ये तो टारगेट्स के लिए आप खरीदे एचडीएफसी लिमिटेड 2300 का स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन। जो हिसाब से यहाँ पे एक मोमेंटम बना हुआ है, मुझे ऐसा लग रहा है कि दिस इज लाइकली टू इंच टुवर्ड्स 2350, 2350, 2375 तक भी जा सकता है। दिस विल डेफिनेटली गेट गुड मोमेंटम बैक टू निफ्टी। तो यहाँ पे मुझे अच्छी तेजी नजर आ रही है, बढ़िया तेजी बनती हुई दिख रही है। एचडीएफसी ट्विंस आज अच्छी परफॉर्मेंस दिखाते हुए, बैंक्स फाइनेंशियल्स पर अच्छा एक्शन। 35,300 के ऊपर निफ्टी क्लोज होने के लिए, बैंक निफ्टी क्लोज होने के लिए तैयार है, और 16,900 से बस 20 पॉइंट दूर आपको निफ्टी इस समय दिखेगा। बढ़िया तेजी आज बाजार में बनती हुई दिखी है। सुस्त शुरुआत हुई बट उसके बाद आज शानदार मोमेंटम बाजार ने है पकड़ा। इन्फोसिस ये था आपका टॉप गेनर, बट आज ज्यादा सपोर्ट फाइनेंशियल से आया है। एसबीआई, एचडीएफसी बैंक
एक्सिस बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी लिमिटेड, कोटक, ये थे आपके टॉप कंट्रीब्यूटर्स। टीसीएस में अच्छी खरीदारी रही, आईटीसी से भी सहारा मिला, रिलायंस इंडस्ट्रीज भी 1% ऊपर बंद हुआ। तो दिग्गजों का अच्छा एक्शन था और बैंक्स का तो पूरा सपोर्ट था ही। आईओसी ये फिसला है क्योंकि अभी तक प्राइस हाइक्स नहीं आए हैं। ओएनजीसी फिसला है क्योंकि कच्चे तेल के दाम गिरे हैं। एचयूएल मार्जिन प्रेशर की बात चल रही है एफएमसीजी के लिए, ये दबाव में था। ब्रिटानिया ने भी परफॉर्म नहीं किया। टाटा स्टील ये भी आज सुस्त था। जेएसडब्ल्यू स्टील में भी आपने एक्शन नहीं देखा। बट 40 निफ्टी स्टॉक्स ऐसे हैं जो पॉजिटिव टेरिटरी में क्लोज हुए। 8.5% की तेजी के साथ दीपक नाइट्राइट वायदा कारोबार का आज टॉप गेनर रहा। जी एंटरटेनमेंट सुबह से एक्शन में था, 7% ऊपर। आईजीएल और एमजीएल दोनों में आपने 5% की तेजी देखी है। एसआरएफ में आज एक बड़ी अच्छी मूव आई है। साथ ही हमने देखा पीआई इंडस्ट्रीज भी पॉजिटिव रहा है। कमिंस में सुबह एक बढ़िया ब्रेकआउट था लेवल्स को होल्ड करते हुए। आरती इंडस्ट्रीज भी पॉजिटिव दिखा और जीएनएफसी में भी खरीदारी रही। तो केमिकल स्टॉक्स पर भी, कमोडिटीज के साथ साथ केमिकल्स पर भी रखे नजर, क्योंकि खबरें आ रही हैं कि यहां पर भी प्राइस हाइक्स आते हुए आपको दिख रहे हैं ग्लोबली, जिसका फायदा इन कंपनीज को आने वाले समय में होगा। पीवीआर रीओपनिंग ट्रेड 2.5% ऊपर रहा ये काउंटर। भारत फौज में अच्छी खरीदारी देखी। बलरामपुर चीनी वायदा कारोबार के बैन में आ सकता है, आज करीब 2% ऊपर रहा। टीवीएस मोटर्स, सन टीवी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस, डेल्टा कॉप, बाटा, एस्कॉर्ट्स, आज से ओपन ऑफर भी इनका शुरू हुआ है, ये भी पॉजिटिविटी दिखाता हुआ। आज का डिजास्टर था जुबिलेंट फूड। मैनेजमेंट एग्जिट की वजह से आज देख रहे हैं बड़ा गिरावट आया स्टॉक में। एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक 7% नीचे। एचपीसीएल में 5% की गिरावट रही। नैल्को और हिंदुस्तान कॉपर दोनों कमोडिटी प्लेज आज कमजोर दिखते हुए। सेल में भी आपने 2.5% की वीकनेस बनती हुई देखी। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स, वोडाफोन आइडिया, बीएचईएल, मन्नापुरम और इन्फोएज कुछ और काउंटर्स थे जहां पर वीकनेस दिखी है आपको। पेटीएम 197, यहां पर आपने भारी गिरावट देखी है, जो आरबीआई ने फ्रेश रिस्ट्रिक्शंस लगाए हैं इनके पेमेंट बैंक ऑपरेशन पर, तो वहां पर आपने बड़ी गिरावट आती हुई देखी। इसके साथ ही आपने देखा शोभा, जहां पर मैनेजमेंट एग्जिट हुआ है, ये भी 6% नीचे था। धानी एक बार फिर से कमजोरी, 5% गिरते हुए दिखा। ग्रीव्स कॉटन, एचईजी यहां पर भी कमजोरी थी, पर उसके सामने हैट्सन एग्रो, शारदा क्रॉप केम, जीएच स्मार्ट रिटेल, डीसीएम श्रीराम, क्वेस्ट कॉप और लिंडे इंडिया यहां पर पॉजिटिविटी बनती हुई दिखी। तो अनिल जी, बढ़िया एक्शन रहा। जिस तरह से सुस्त शुरुआत हुई थी उसके बाद तो जबरदस्त मोमेंटम। डेज हाई के करीब क्लोजिंग, 250 पॉइंट ऊपर निफ्टी सर और 800 पॉइंट का उछाल बैंक निफ्टी। बिल्कुल, तो दमदार एक्शन आज के सेशन में होता हुआ दिख रहा है। स्पेशली शुक्रवार को जिस तरह से अमेरिकी बाजार दिन की निचले स्तरों पर जाकर बंद हुए और सारा वीकेंड फालतू में जिन जिन लोगों ने देखा उनका खराब, हमने देखा ही नहीं, हमारा हुआ भी नहीं। देखने स्पेशली इस तरह के माहौल में तो कभी नहीं देखना। करेक्ट सर, अनलेस कि देखने के पैसे मिलते हो जी, है ना। तो नहीं तो देख लें, सुबह देखो आके, टेंशन नहीं। अब सुबह 7 बजे भी देख के फायदा नहीं, 9:15 बजे कुछ होता है, 7 बजे 70-80 पॉइंट 100 पॉइंट नीचे था जी, खुला ऊपर करे। वैसे ज्यादा तनाव नहीं लेगा, जो आपके हाथ में कुछ है ही नहीं, सोच सोच के कर क्या लोगे, है ना, वैसा वाला हाल है। तो ठीक है, आराम से शांति से रहे। एसजीएक्स निफ्टी के बाहर भी दुनिया है, डाउ के बाहर भी बहुत सारी चीजें हैं लाइफ में करने के लिए। अच्छा, एक चीज और, अगर टेंशन लेने से हो जाए काम तो मैं 4-5 आदमी और रख लूँ ऑफिस में आपके बिहाफ पे वही बैठे बैठे यहाँ टेंशन लेते रहे ताकि ऊपर हो जाए। कुछ होता नहीं है, सब चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ है। अच्छे दिन भी आते हैं, खराब भी आते हैं, डिसिप्लिन रखें, बस सिंपल सी बात ये। आइए फाइनल क्लोजिंग आए, उससे पहले आपको कुछ बातें बताना जरूरी है। टीसीएस का बायबैक खुला हुआ है, इस पर हम खास कार्यक्रम कर भी रहे हैं। आज इसका पहला एपिसोड हम आपको कर चुके हैं, लेकिन कल सुबह फिर से 11 बजे करना पड़ेगा। एक तो दीप को कोई काम दो ना तो बहुत मुश्किल हो जाता है, इतना मतलब दीप मुझसे इतना काम करवाते हैं आशीष सर, क्या बताऊं मैं आपको। आधा घंटे का शो का प्लान था, इतने सारी रिसर्च करके हमारी पूरी टीम और दीप ले आए, सर ये इतने 200 सवाल है, लो भाई, तो आज आधा घंटे में निपटा ही नहीं शो हमारा, फिर कल आधा घंटा और करो, इतने सवाल आ रहे हैं। बट मेरे को खुशी है इस बात की कि हमारे दर्शक समझदार हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, जानना समझना चाहते हैं, ये बड़ी चीज है। नहीं तो पहले क्या, हाँ अनिल जी ने बोले ले लो, अरे भाई अनिल जी ने बोले ले लो, क्यों, आप भी तो समझो कि क्यों है। तो जब ये समझेंगे सीखेंगे तो अगले बायबैक लेते हैं। अच्छी बात दीप, अगले बायबैक पे सवाल कम आएंगे, कम से कम लोग सीख जाएंगे। 39 बायबैक आए, जिसमें से 22 कंपनियां 2021 में 22 कंपनियां बायबैक प्राइस से ऊपर है आउट ऑफ 39। और खाली 3 कंपनियां शायद, जहां तक मेरा ख्याल है कि जिस दिन बायबैक ऐलान किया था उस प्राइस से नीचे, शायद 3 कंपनियां, वो डेटा मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से 3 कंपनियां ऐसी होनी चाहिए जो बायबैक प्राइस से नीचे। इससे आप अंदाजा लगाइए कि बायबैक की इंपॉर्टेंस क्या है जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं। अगर 22 कंपनियां बायबैक प्राइस से भी ऊपर निकल रही तो ये आपको कुछ कह रही है। अगर 3 ही कंपनियां ऐसी जो बायबैक का ऐलान करती है उस भाव से नीचे है,
तो भी आपको कुछ कह रहा है कि ये बायबैक वाले स्टॉक क्यों इतने सेफ हैं। ये सीखना समझना जरूरी है आपके लिए। इसीलिए हम कल फिर से आधा घंटा आपके लिए एक विशेष शो करने की कोशिश कर रहे हैं। बायबैक, टीसीएस बायबैक, आपके सवाल कल 11 बजे पार्ट टू तो वर्जन 2.0 तो ये आपके लिए होगा। जो सवाल आज बाकी रह गए इसमें काफ़ी ऐसे सवाल है टैक्सेशन को लेकर, एक पैन कार्ड में कितने कर सकते हैं, माइनर है तो क्या करना है, और भी बहुत सारे सवाल है मुझे याद नहीं, तो जो होंगे बच गए वो सारे। और अभी भी आपको कुछ डाउट रह गया पूछना करना है, कुछ डाउट आज जो थे वो हमने क्लियर भी किए कि क्या बिट्स कैंसिल हो सकती है, मॉडिफाई हो सकती है, अगर आपने एलिजिबिलिटी या रिकॉर्ड डेट पे जितने शेयर थे उससे ज़्यादा डाल दिए तो क्या। इन सब सवालों के जवाब तैयार है, चिंता न करें, कल सुबह सब आपको जवाब मिलेंगे। और अच्छा है, एक चीज़ बताओ, हमको भी बड़ा मज़ा आ रहा है ये करने में, हमको इतना सीखने को मिल रहा है आप लोगों की वजह से, बता नहीं सकते कि जब जितना अंदर घुसते हमें भी 4 चीज़ें नई सीखने को मिलती। बिल्कुल तो ये अच्छी चीज़ है, काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है हमने सीखी इसमें। बिल्कुल। तो इसके लिए एक छोटे से सब्जेक्ट पे जब आप बोल रहे हैं कि 200 सवाल हैं, और 200 नहीं, 200 से मतलब सवाल तो बहुत है, लेकिन 200 अगर रेलिवेंट आपने निकाल लिए कि उसके इतने सारे एंगल्स निकल के आ रहे हैं, तो आई एम श्योर कि वो रिसर्च करते करते लर्निंग्स तो बड़ी होंगी। मोहम्मद, मैं खुद कह रहा हूँ, मतलब मैं 50-52 साल में जो नहीं सीख पाया अभी सीख रहा हूँ, इतनी चीज़ें समझ में आ रही है, और ऐसे इंटरेस्टिंग सवाल आते हैं तो अपना भी थोड़ा दिमाग चलता है, मज़ा आता है। तो वही वाली बात है। तो इसलिए सबसे बढ़िया चीज़ है, हाँ, हमारा बेस्ट तभी निकलेगा जब आप अपने बेस्ट सवाल पूछोगे, है ना। नहीं पूछेगा तो ठीक है, बोल दिया तो ठीक है, फाइनल है, वो होगा तो फिर हम भी नहीं इम्प्रूव हो पाएंगे। पूरा का पूरा दिल से धन्यवाद बाकी सारे मेहमानों का, वागले साहब, बंसल जी, सिमी जी कोलकाता वाली, और हमारे सुमित जी और जय ठक्कर साहब, सचिन जी मुंबई वाले, पूना वाले, किरण जी का भी बहुत बहुत धन्यवाद। विशेष धन्यवाद पूना वाले किरण जी का, कल पूना में मेरा आतिथ्य करने के लिए। कल मैं पूना में था, किरण जी से मुलाकात हुई थी हमारी, तो बहुत ही बढ़िया उन्होंने ट्रेडिशनल मराठी खाना मुझे खिलाया। अरे वाह। तो इसलिए उसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सबको दीजिए इजाज़त।